ओके, लोकल सलून वर्सेस जावेद हबीब, कौन सा चूज करोगे? अरे लोकल लोकल बचपन वो अभी रियलाइज हुआ कि हमने उसके सैनिटाइजेशन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। अभी पता चलता है कि यार इतना मैं क्यों आ रहा हूँ यहाँ पे इतने साल से। लेकिन लोकल यार, वो छोटे थे तो ऐसा प्लाईवुड लगा के उस पर बिठाते थे और अभी अभी समझ आता है कि यार ये कौन सा पानी यूज किया, इसने कितने दिन से पानी चेंज किया भी या नहीं। तो लोकल नहीं किया अभी, ये परसों वो घर पर आकर करके गया अभी, क्योंकि उसका तो उनका कोविड की वजह से हाँ, बंद हो गया। और लोकल में तो ऐसा मुंडी विंडी सब वो उनका एडजस्ट मुंडी करते थे। करते हैं और वो होने के बाद वो मसाज के नाम पे वो पूरा हाँ। भड़ास निकालता है आपके सर पे, वो मार मार के तो बहुत डेंजरस। Okay. Hello everyone, this is Yash and we are back with another huge episode of Mike and Mike with औरंगाबाद विकासा। आज के हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल है। ये जो कोकिला बहन और राशि है ना, ये खुद की सीरियल से भी इतना फेमस नहीं हुए जितने ये गेस्ट के वजह से हुए हैं। और जहां देखो इनके गानों की पार्टी चलते रहती है, और चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, सब लोग इनके गानों पे वाइब करते हैं। सो लेट्स वेलकम दी यशराज मुखटे। वी वेलकम यू सर। Thank you so much, Yash. Thank you for having me. I would also like to acknowledge the presence of our Aurangabad branch chairman, CA Pankaj Soni sir, and our Aurangabad Vikasa chairperson, CA Rupali Bothra ma'am. Sir, I would request Pankaj sir to address our audience and viewers. Welcome everybody to this fourth podcast of Aurangabad Vikasa. और ये बराबर तुमने चौका मार दिया, बाउंड्री है फोर्थ इसमें यशराज को बुला के। एंड यू फॉरगॉट द प्रेजेंस ऑफ पास्ट विकासा वाइस चेयरमैन जो अब सीए है। और तेरे लिए अच्छी बात ये है यश कि जो वाइस चेयरमैन रहता है ना, वो देख ऐसा सीए बन जाता है, बोला क्या? नहीं, ऐश्वर्या मैम का गाइडेंस भी काफी है मेरे को। तो तू जरा रिलैक्स रह सकता है कि तू भी सीए हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली सर। वेलकम यशराज मुखर्जी जी। थैंक यू एंड पिछले एक साल से औरंगाबाद में दो ही चीजों की ज्यादा चर्चा चल रही है, एक है कोरोना और दूसरा है यशराज मुखर्जी। मुझे याद है आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड जब ये आपका वायरल होना चालू हुआ तो मैंने तब देखा था some 1,000 followers you had at that time, and then I regularly monitored. I was seeing 10,000, 20,000, 30,000. So that was a fantastic speed, and today I believe there are 2 million followers on Instagram. Of course I am also one of them, and मैं सारे मतलब मैं stories, posts हर चीज देखता रहता हूँ। अरे thank you so much sir. कभी मैं कुछ स्टूपिड भी डाल देता तो वो मत देखिएगा प्लीज। वही देखने में ज्यादा मजा आता है। And good to see that you are also promoting and helping through your Insta page about the requirements of various patients of corona. That is fantastic. And here in Aurangabad, also the chartered accountants, we have formed various WhatsApp groups and helping in plasma, remdesivir, and various other requirements of so Aishwarya is also one of those warriors who is helping in this. And great program, Rupali madam. Congratulations to you and your team. And let us have a rocking podcast with Yash Raj. Over to you, Yash. आज यश ही यश है पूरा विकासा में। Thank you, sir. So, I would now request CA Rupali Bothra ma'am to address the viewers and audience. Yes, thank you, Yash. Good morning, everyone. So we are here with Yash talking to Yash, as I've already said. And I would really thank Yashraj for accepting our invitation. आपके इतने busy schedule से भी आपने हमारे लिए निकाला है. And thanks to Aishwarya for all the efforts that she has taken for this. But आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे स्कूल से कोई है जो आज इतने पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। Yes, I am also from Holy Cross. All right. बहुत अच्छा लग रहा है कि औरंगाबाद, Holy Cross, so we have something in common. Absolutely. And definitely we all pray for your success. You move ahead in your life. तो हम लोग without wasting much time, हम सिर्फ एक चीज आपको बोलेंगे कि अभी हमारा एक बार एड्रेस हो जाए, फिर हम तीनों एग्जिट कर लेंगे. Only you and Yash.
So thank you very much once again, and I thank you ma'am, thank you so much. एक रिक्वेस्ट है यशराज जी, ये प्रोग्राम होने के बाद एक छोटा सा गाना जरा सीए और स्टूडेंट्स में भी आप एक थोड़ा सा अरे बिल्कुल ट्राई करूंगा, बिल्कुल ट्राई करूंगा, बना दीजिए बहुत बढ़िया। प्लीज, एक रिक्वेस्ट, बच्चे थोड़ा मोटिवेट हो जाए पढ़ने के लिए। करेक्ट। एक रिक्वेस्ट सर ने की है तो एक रिक्वेस्ट मैं भी कर देती हूँ सर। एक्चुअली अब से हम मिल रहे हैं, फिजिकली हमारा ना एक जिसमें बहुत स्टूडेंट्स रहते हैं प्रेजेंस, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें। डेफिनेटली जब डेट्स वगैरह होंगे विल कांटेक्ट यू। 100% मैम। यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। Thank you, ma'am. I would also like to welcome CA Aishwarya Brahmecha, ma'am, who is a very close friend of Yashraj sir. She has been knowing Yashraj sir for years now. अगर ऐश्वर्या मैम नहीं होते तो शायद ये एपिसोड भी नहीं होता। तो I would now request CA Aishwarya ma'am to say a few words about Yashraj sir. Well, it's more than a decade now. हम लोग friends हैं, and there is a much lot of things कि उनके बारे में हम लोग सीखे। See, he is very hardworking and he was consistent on to his thing. तो ये सारी चीजें हम लोग एज अ सीए स्टूडेंट या फिर एज अ पर्सन हम लोग सीखे। बिकॉज मैं जस्ट टू लाइंस में मैं इसको समाप्त करूंगी कि देवर टाइम्स कि हम लोग इसको बोलते थे यार तेरे में इतना टैलेंट है, प्लीज जा मुंबई जा, अपना नाम रोशन कर। बट उसका एक ही स्टेटमेंट था, मैं यहीं रह के मेरा नाम रोशन करूंगा और तुम लोग ये चीज के ये एविडेंस रहोगे। सो यस, इट इज ऑलमोस्ट हो चुका है ये सारी चीजें। सो यस, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। ये सही में अप्रिशिएट करने वाली चीज है यशराज जी कि तो छोटी सिटी से होते हुए भी वो बोलते हैं कि नहीं यहाँ की सिटी के में रहकर हम काम करेंगे, सिटी को भी उसका डेफिनेटली हेल्प होता है। जी डेफिनेटली, डेवलपमेंट ऑफ द सिटी आल्सो। राइट। यस यश, सो थैंक यू ऐश्वर्या मैम। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहता तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ओह वेलकम। यस जी, मेरी टीम बहुत एक्साइटेड है ये पॉडकास्ट के लिए। जी टोटली। होप दिस पॉडकास्ट हैज अ ब्लास्ट। Yes, thank you so much. All the best, ma'am. Thank you everyone. Thank you sir. Okay. Yes. Bye. Yes. Bye. All right, Yash. Yes. सर, जैसा आपका सपना था कि यार इस रहमान सर के से मिलने का, वैसा हमारा सपना था कि आपके साथ। अरे थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप पूरे इंडिया में और पूरे इवेंट्स में औरंगाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कैसा फील होता है सर औरंगाबाद? अच्छा फील होता है, मतलब अपने शहर से करने का। और क्योंकि इंटरनेट का भी अभी बहुत हो गया है चलन, मतलब इंटरनेट की वजह से इट इज पॉसिबल कि मैं यहाँ रह के काम कर सकता हूँ। Unlike times before this internet thing happened, मतलब मुझे जाना पड़ता था, अगर मुंबई में कुछ करना है तो मुंबई जाना पड़ता था, फिजिकली वहाँ पे होना पड़ता था। But it is very nice to be here, right next to my house and working from here, और यहीं से सारा काम हो जाता है, तो it feels great and also कि अपने शहर का भी होता है नाम रोशन, थोड़ा एक कंट्री के लेवल पे थोड़ा रिकॉग्निशन मिलता है, तो it's nice। सर, आपके लाइफ में औरंगाबाद का क्या इंपॉर्टेंस था? मतलब आपके कंटेंट को कैसा इफेक्ट किया औरंगाबाद में? जैसे औरंगाबाद का फूड हो गया, लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो गया, मतलब आपको तो सब पता है। तो आपके औरंगाबाद का इम्पैक्ट क्या था आपके लाइफ पे या कंटेंट पे? तो औरंगाबाद का इम्पैक्ट कैसे होता है जनरली बड़े शहर का? तो मैंने स्कूलिंग यहाँ पे किया है और मैं कॉलेज पढ़ने गया था इंजीनियरिंग पुणे। तो मैं पुणे में 3 साल रहा हूँ और फिर मैं वापस औरंगाबाद आया था और मैं कुछ महीनों के लिए मुंबई वापस गया था। तो मैं जब दूसरे सिटीज में गया तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैं जितना क्या बोलते हैं ना उसको, पीस जितना यहाँ पर है ना उतना सिटी नहीं। और एज एन आर्टिस्ट दैट इज ऑल आई नीड, कि मेरा मेंटल पीस अगर सही है तभी मैं अच्छा काम क्रिएट कर पाऊंगा। सो दैट इज व्हाई व्हेन आई गो टू दी सिटी, सबसे पहले तो जो चीज बॉदर करती है वो ट्रैफिक है। अपने यहाँ भी अभी थोड़ा बढ़ गया है, इतना पहले जैसा नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम कम्यूट यहाँ पे जितना होगा 30-40 मिनट्स में शहर भी खत्म हो जाएगा, उसके आगे आप शहर है ही नहीं, छोटा शहर है। तो यहाँ पे वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं जाना है तो मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ, कहीं भी कोई भी टाइम पे निकल के। वहाँ पे अगर मुझे कहीं जाना है तो वहाँ पे प्लान करना पड़ता है 2 घंटा पहले कि यहाँ से कितना टाइम लगेगा जाने के लिए। तो वो सारा है, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है। और यहाँ पे औरंगाबाद में भी मैं जहाँ रहता हूँ इट इज स्लाइटली आउटसाइड द सिटी, मेन सिटी के थोड़ा बाहर मैं रहता हूँ।
Okay. यहाँ पे थोड़ा शांति है, तो एज अ क्रिएटर इट हेल्प्स मी टू जस्ट फोकस ऑन माय थिंग, क्योंकि जब मैं मुंबई में भी गया था तो वहाँ पर भी मैं जब रिकॉर्डिंग को ट्राई किया तो मैं फ्लैट में रहता था, एक छोटा सा फ्लैट था, एक रूम और एक किचन का फ्लैट था। तो Okay. वहाँ पे मुझे सुनाई देता था दूसरे के किचन का आवाज मेरी माइक के थ्रू मेरे हेडफोन पे सुनाई देता था। सो इट वाजंट वेरी कंफर्टेबल देयर। तो ये सारी सब चीजें जब एक साथ, सब फैक्टर एक साथ काम करते हैं, तो अपनी सिटी में रहने का वो फायदा क्रिएशन में और आपके प्रोडक्ट में दिख के आता है। ओके सर, और लोगों को ये लगता है कि आप एक वायरल वीडियो की वजह से सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन बट मतलब मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, आप काफी टाइम से ये चीजें कर रहे हो और लोगों को आपकी कंसिस्टेंसी और आपके जर्नी के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तो प्लीज शेयर योर जर्नी विद अस। सो मैं कर तो रहा हूँ काफी साल से, और प्रोफेशनली भी मैं उसके पहले एक सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर करता था, बीच बीच में कोई शॉर्ट फिल्म आती थी उसका बैकग्राउंड म्यूजिक करता था, जिंगल्स बनाता था दूसरों के लिए, रेडियो के जिंगल बनाता था, एक मैंने नरेशन भी किया था, मैं नरेशन भी करता था थोड़ा बहुत। तो ये सारे काम चलते रहते थे, और वो भी सारे काम बैठकर मैंने औरंगाबाद से ही किए थे। और म्यूजिक तो मैं बचपन से सुनता ही हूँ, मतलब मेरे घर में माहौल म्यूजिक का है, तो वो मुझे प्रैक्टिस में बचपन से ही करता था। लेकिन वही है कि प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहोगे तो उसका, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मैं व्यूज के लिए कभी मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला बाहर कि मुझे ये डालूंगा तो इतने व्यूज मिल जाएंगे, ऐसा नहीं था। डाला बाहर इसलिए था कि अगर कोई भी इसको देखे आज या 10 साल बाद भी इसको देखे तो वो देखे कि कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है इसका। तो वही था, और वो एक साथ जब, मतलब सब्सक्राइबर भी तभी बढ़ते हैं जब अगर एक ही वीडियो होता अगर मेरे चैनल पे, तो लोग अगर आकर देखते भी तो सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि बाकी कंटेंट नहीं है। तो फायदा मुझे ये हुआ कि इतने साल से जो डाल रहा था मैं कंसिस्टेंटली, तो एक वीडियो के वजह से आई गॉट पीपल टू माय चैनल, दे सॉ दैट वीडियो एंड दे सॉ अदर फ्यू थिंग्स आल्सो व्हिच दे माइट लाइक। तो वो देखकर उनको लगा कि अच्छा इसका ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो सब्सक्राइब कर देते हैं, आगे जो अच्छा डालेगा वो हमको देखना है। दैट इज हाउ यू गेन सब्सक्राइबर्स। तो एक बार अगर एक ही वीडियो होता चैनल पे तो उससे बात नहीं बनती। यस यस यस, वो सारे बहुत सारे फैक्टर्स का एक साथ मिला के वो रिजल्ट एक साथ मिलता है। दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। सर मैंने ऐश्वर्या मैम से भी बात की थी, वो बोल रहे थे कि आपने गिव अप नहीं किया, मतलब आपको ये जो फ्रूट्स थे ये काफी एंड में मिले, मतलब आप लास्ट ईयर सक्सेसफुल है, लेकिन आप ये चीजें मतलब अराउंड 10 to 15 ईयर्स से कर रहे हो। तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं क्या यार कि मैंने भी मेरे फ्रेंड्स की तरह कुछ दूसरा डिग्री या करियर के पीछे जाना चाहिए? तो मैं एक्चुअली डिग्री के नाम पे तो मैं इंजीनियरिंग कर चुका था, और जब करते हुए मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये तो बिल्कुल नहीं करना, ये अपने को बिल्कुल मेरे बस की बात नहीं है। मैं कैसे कैसे करके मैंने डिग्री खत्म की, क्योंकि मेरे को बोला था घर पे मम्मी ने कि डिग्री कर लो, उसके बाद तुमको जो करना है करना। तो मैंने डिग्री खत्म कर ली और मैंने डिसाइड कर लिया कि ये तो नहीं करना है, अपने से होगा नहीं। मेरे सारे फ्रेंड्स बाकी प्लेस हो गए थे, वो उनका जॉब कर रहे थे। और उसके बाद जब मैं अपना ये स्टूडियो बनाया मैंने, मतलब और इसके पहले तो हॉल में ही था, ऊपर मेरे घर के बेडरूम के साइड में एक रूम था, वहां पर ये सब सेटअप लगा हुआ था छोटा सा, तो वहां से काम करता था। तो लेकिन तब भी मुझे, मतलब मैं प्राइवेट गिग्स भी करता था, मैं कीबोर्ड लेकर चला जाता था। आई यूज्ड टू सिंग इन बर्थडे पार्टीज में गा चुका हूँ, मैं शादियों में भी गा चुका हूँ। तो वो सब मैं करता था, तो पॉकेट मनी के लिए मेरा वो हो जाता था उसमें सारा। तो इनिशियली मैं वो किया, और फिर जैसे मैं कंटेंट बाहर डालने लगा तो मुझे काम मिलना शुरू हो गया था, मतलब छोटा छोटा काम, जिंगल्स बनाना या फिर जो भी है। तो कोई एक बायो सीड्स की कंपनी है कहीं बैंगलोर में, उनका जिंगल बना दिया। कोई एक मेडिकल कॉलेज है उनके लिए नरेशन कर दिया। कोई एक एपिसोड का सीरीज का आ गया था कोई, तब चैनल तो हॉरर कोई शो था उसका आ गया था, तो वो मैंने कर दिया। शॉर्ट फिल्म, कोई एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म बना रहा है यहाँ पे, तो उसका मैंने कर दिया। तो वो छोटे छोटे काम करता रहता था और मुझे उसमें पॉकेट मनी हो जाता था मेरा, मतलब ऐसे, मतलब कभी ये नहीं हुआ कि काम ही नहीं है करने के लिए, तो किसी के और के लिए अरेंज भी करता था, क्योंकि काम ऐसे मिलता था, क्योंकि जब मैं बाहर डालता था तो लोग देखते थे कहीं कहीं से, एंड दे रिकॉग्नाइज कि यार ये वो तुमने वो वीडियो में किया था ना, वैसे हमारे लिए करके दो। तो वो काम मैं करता था। और मेरा, मतलब अगर ये वायरल नहीं होता तो मेरा मोटिव वही था कि उसको कंटिन्यू करना है और अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है और उसको केटर करते रहना है। पर ये बीच में हो गया तो इसलिए सडनली वो सक्सेस एकदम बाहर दिख कर आ गया लोगों को। उसके पहले ऐसा नहीं था कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, तो मैं करता रहता था, लेकिन बाहर नहीं जाना, ये तो मैंने तब डिसाइड कर लिया था, औरंगाबाद के बाहर। ओके सर, आपके पेरेंट्स का भी म्यूजिकल बैकग्राउंड है, आपकी मॉम भी क्लासिकल म्यूजिशियन है शायद, और आपके डैड का भी बैकग्राउंड ऑर्केस्ट्रा वगैरह में काफी रह चुका है। जी। तो आपका इस, मतलब आप इनका आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट था कि आपके पेरेंट्स भी सेम बैकग्राउंड से? हाँ, तो वो तो बचपन से ही था, मतलब माय डैड यूज्ड टू प्ले द कीबोर्ड, उनको देख देख के मैंने सीखा फिर
he bought me the smallest keyboard first, जो Casio का होता है ना, सबके पास होता है वो एक छोटा सा। हाँ हाँ, SS75, करेक्ट। तो उस पे मैंने प्ले किया, फिर उस पे डेमोज बजते थे, फिर वो साउंड मुझे फैसिनेटिंग लगा, तो आई केप्ट ऑन, मैं हुक्ड हो गया था उसके लिए। तो और फिर उन्होंने फिर बड़ा कीबोर्ड ला कर दिया कि जब उनको पता चला कि ऐसे ये छोटा अच्छा बजा सकता है ये, तो और बड़ा ला कर दिया। फिर वो उस पे थोड़ा और प्रैक्टिस किया, तो उनको लगा कि इसको आ रहा है, और थोड़ा बड़ा ला कर दिया, तो सबसे बड़ा कीबोर्ड ला कर दिया फिर धीरे धीरे। तो वो उनकी तरफ से सपोर्ट 100% था मुझको हमेशा, और सपोर्ट नहीं मतलब एनकरेजिंग ही थे वो हमेशा, कि वो आगे आकर बोलते थे कि यार तू ये कर ले। मेरे डैडी अभी भी मुझको वीडियोस भेजते कि तू इसको आइडिया दे कि कैसा लगता है, और इसके साथ कुछ करने तुझे लगता है तो अच्छा। तो क्योंकि उनका ऑर्केस्ट्रा से था रिलेशन, और म्यूजिक से रिलेटेड थे, वो म्यूजिक के बारे में जानते थे, तो उनको मेरा इंटरेस्ट समझ में आ गया जल्दी। और फिर उन्होंने मेरा सबसे पहला गाना उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था मुझसे। एक टेप रिकॉर्डर था, टेप रिकॉर्डर में दो तरफ वो जो कैसेट्स वाले आते थे ना पहले, उसमें लगा के फिर वो टेप करके, उनके पास एक माइक था, और उसमें वो गवा कर, तब मैं बहुत शाय था, मैं बिल्कुल गाता नहीं था, लेकिन मुझे जबरदस्ती करके गवा कर, और अगर फंक्शंस में कहीं जा रहे हैं, अगर फैमिली फंक्शन में, ही यूज्ड टू पुश मी टू गो आउट, कि नहीं जाओ, गा के गाओ, खड़े रहो, गाओ। और मैं बहुत शर्माता था, लेकिन ही पुश्ड मी टू इनटू डूइंग दैट। वैसे दैट इज हाउ आई गेन कॉन्फिडेंस कि पब्लिक में गाने के लिए। सो मेरा फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस भी चर्च में था, चर्च के क्वायर में मैं बजाता था। उसके पहले मैं घर में ही बजाता था, और चर्च के क्वायर में ही पुश्ड मी कि देखो क्वायर में लोग गा रहे हैं, उनके साथ तुम बजा सकते हो, जाकर बजाओ। तो फिर मैंने, दैट इज हाउ आई स्टार्टेड प्लेइंग पब्लिकली। तो वहां पे बजाया, फिर करते करते प्रैक्टिस करते करते आ गया वो चीज। लेकिन फैमिली का सपोर्ट होने के कारण वो बहुत मेरे लिए इजी हो गया, कि मतलब उन्होंने कुछ दूसरी चीज के लिए कभी फोर्स नहीं किया कि तुम ये छोड़ के दूसरा कर लो, या फिर ये मत करो, इतना टाइम स्पेंड मत करो। उल्टा वो बोलते थे कि यार मैं अगर 2 दिन नहीं आता हूँ स्टूडियो, तो वो पूछते कि यार 2 दिन हो गए स्टूडियो क्यों नहीं गया तू। तो वो होता है। सर शायद आपकी मॉम खिलाफ थी, मतलब उनको लगता था ये इंडस्ट्री काफी अनसर्टन है, तो डिग्री वगैरह में जाना चाहिए। हाँ, तो खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनका ऐसा था कि यार पहले तू डिग्री कर ले, क्योंकि पता नहीं अगर नहीं हो पाया तेरा इधर, तो बाद में एक प्लान भी होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू डू समथिंग इफ दिस डजंट वर्क आउट फॉर यू। तो मैं तो उसके अगेंस्ट था, मेरा अंदर से मुझे कुछ ना कुछ तो कर लूंगा मैं, मतलब इसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन डिग्री हो, कभी कभी लगता भी अनसर्टेनिटी कि यार हाँ अगर नहीं हो पाया, अगर मैं वेस्ट कर दिया और डिग्री भी नहीं रही, तो मैं करूंगा क्या बाद में। तो उससे अच्छा डिग्री ले लो, अगर नहीं हुआ तो नौकरी कर लेंगे, नहीं अगर नौकरी तो हमने, मतलब वो लास्ट ऑप्शन था, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कर लेंगे नौकरी। सर, और आपके डैड आपको सिंगिंग के लिए काफी एनकरेज करते थे, लेकिन आपका इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिक कंपोजिंग में ज्यादा था। जी, तो ऐसा आपको कहाँ मिला इन्फॉर्मेशन? आपने बहुत डिटेल में रिसर्च किया। ऐश्वर्या दीदी जो है ना, वो मतलब राइट। हाँ, हम फैमिली फ्रेंड्स है एक्चुअली। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो आपका बैकग्राउंड थोड़ा मालूम था मुझे। करेक्ट। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मतलब डैडी अभी भी बोलते हैं कि यू शुड सिंग मोर, क्योंकि अच्छा गाते हो तुम। लेकिन मुझे टेक्निकली मुझे पता है कि सिंगिंग वो थोड़ा अलग क्राफ्ट है, उसका एक अलग, उसके लिए डेडिकेशन और उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, जो मैंने नहीं की। तो अपने को क्या नहीं आता है वो भी पता होना चाहिए कि ये अपने को टच नहीं करना है, इसका एक अलग जोन है, उसके लिए अलग प्रैक्टिस। नहीं है ऐसा, लगता नहीं है बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत एग्जैक्टली वही तो बोल रहा हूँ कि आपको 100 लोग बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा गाते हो, बट एज एन आर्टिस्ट यू शुड हैव दैट रियलाइजेशन कि अच्छा सिंगिंग क्या होता है, बुरा सिंगिंग क्या होता है। दैट इज व्हेन यू विल नो कि अच्छा मैं सिंगर नहीं हूँ अच्छा। खुद को पता होना चाहिए, दूसरे तो लोग बोलेंगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, इंस्टाग्राम पे भी मैं देखता हूँ, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके, लेकिन बहुत बकवास गाना गाते हैं। तो एज एन आर्टिस्ट मुझे पता है ना कि वो बुरा गा रहा है, तो जब मैं बुरा गाऊंगा, अगर मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स भी होंगे, तो लेकिन मुझे पता है कि जब ए आर रहमान मेरा वीडियो देखेंगे तो मुझे बता सकते हैं कि यार इसको गाना नहीं आता है। तो वो खुद को पता होना चाहिए एज एन आर्टिस्ट। तो वो मुझे पता था कि ये अपने बस का नहीं है। थोड़ा बहुत मैं गा लेता हूँ, जिंगल सिंगल्स का अभी भी आता है तो मैं गा लेता हूँ, क्योंकि मेरा उसमें काम हो जाता है, उसमें रिक्वायर्ड नहीं उतना टेक्निकल सिंगिंग। तो बट एज अ प्लेबैक सिंगर मैं कभी आई डोंट सी माई सेल्फ एज अ प्लेबैक सिंगर, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ सर्टेन काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस व्हिच आई हैवंट डन, व्हिच आई हैव डन इन म्यूजिक प्रोडक्शन। तो म्यूजिक प्रोडक्शन में मैंने उतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया है, ताकि मुझे पता है कि मुझे कोई बुरा म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं बोल सकता है। तो वो मैंने अचीव किया है प्रैक्टिस कर करके। तो वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस है, जहाँ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ पे मैं जाता नहीं हूँ बिल्कुल। ओके सर, आप मतलब काफी लकी है कि आपके पेरेंट्स का सेम बैकग्राउंड था, सपोर्टिव थे। लेकिन अभी दूसरे जो टीनेजर्स और यंगस्टर्स रहते हैं, आपको इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी मालूम है, मतलब पेरेंट्स की मेंटालिटी। अभी वेस्टर्न कल्चर में कैसा रहता है कि हाई स्कूल या यूनिवर्सिटी में गया बच्चा, तो मतलब ही इज इंडिपेंडेंट, ही कैन चूज व्हाटएवर ही वांट्स, ही और शी वांट्स। लेकिन अपने इंडियन सोसाइटी में वैसा नहीं रहता है, पेरेंट्स का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है बच्चों के करियर पे। तो दिस टॉपिक इज पेन इन द एस फॉर मेनी टीनेजर्स।
तो आपका मतलब आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स मतलब जो यंगस्टर्स है उन्होंने कैसे कन्विंस करना चाहिए पेरेंट्स को? तो मेरा क्या बोलना है ना कि अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, तो आप हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है हाँ कि पढ़ाई के बगैर आप कर लोगे। मेरा हाँ भी हाँ इंजीनियरिंग का मुझे काम आता है यहाँ पे। इंजीनियरिंग ने मुझे जो लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाया है, उसका मुझे हम्म काम आता है मुझे वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में। यहाँ पे हम्म सॉफ्टवेयर का बैकएंड में क्या चल रहा है उसका इंजीनियरिंग ही काम आता है मुझे समझने में, हम्म कि अगर मेरा सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है तो मैं क्यों हैंग हुआ है, ये हाँ हाँ एनालॉग टू डिजिटल कैसे कन्वर्ट हो रहा है, हाँ डिजिटल हाँ कन्वर्जन मतलब मैं नॉइस कैसे हटाऊं इसमें, अगर कोई हम्म प्रॉब्लम आ रहा है तो बफर साइज ज्यादा ना होने के कारण ये मेरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सब चीजें हम्म काम आती है। आप कोई भी हम्म एजुकेशन लोगे तो आपका थिंकिंग चेंज करने में आपको काम ही आएगा वो हमेशा। हम्म इसके बावजूद मैं ये बोलूंगा कि हैविंग सेड दिस यू शुड ऑलवेज ट्राई टू cater your hobby within the resources you have। ओके मतलब अगर आपको शौक है म्यूजिक का, हम्म तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप आपके पास फोन तो होगा, बेसिक फोन तो सबके पास होता है, अभी स्मार्टफोन सबके पास है। या फिर अपने आप बहुत यंग हो, आपके पास खुद का भी फोन नहीं है तो पेरेंट्स का फोन तो होता ही है हमेशा। तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है घर में, जो कुछ भी है, आपके पास इंटरनेट है, ये सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है अभी आपके पास। तो यस मैं सिर्फ म्यूजिक के बारे में ही नहीं, आपको कुछ भी सीखना है अगर, तो आप इजीली एक्सेसिबल है। उसके लिए आपको पेरेंट्स को बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे गिटार दिलवा दो या कीबोर्ड दिलवा दो। आप कीबोर्ड के वीडियोस देखो कि कीबोर्ड बजाया कैसे जाता है, कीबोर्ड का क्या होता है, आप थियरी सीख लो। और आप जब जब पेरेंट्स आपका डेडिकेशन देखेंगे ना, तो वो आपको खुद लेकर देंगे। आप सिर्फ उनके पीछे ये नहीं लग सकते कि हम मुझे कीबोर्ड सीखना है, कीबोर्ड सीखना है, आप कीबोर्ड लेकर दो। उन पे प्रेशर मत डालो अपने हॉबी का। अपने हॉबी के लिए आप खुद काम करो पहले, ताकि उनको समझ आए। अर्न योर कीबोर्ड, अर्न यस योर यस गिटार। यस तो यस उनके यस पीछे मत लगो, बिकॉज व्हाई वुड दे ब्रिंग यू गिटार, जब उनको पता है कि उनके प्रेसिडेंट उनके पास ये होगा कि यार तू 2 महीने करता है और छोड़ देता है, या फिर तू हाँ 3 हाँ महीने करेगा छोड़ देगा। तो हाँ हाँ उनको हाँ वो भरोसा दिलाना आपका काम, कि नहीं हम्म मेरा डेडिकेशन है, मैंने पूरा थियरी पढ़ लिया है। जैसे हम्म ये मैकबुक भी मैंने जो अभी लिया है, तो हाँ हाँ मेरे पेरेंट्स ने तो कभी मना नहीं किया मुझे, लेकिन मेरा था हम्म कि जब तक मैं इसका सॉफ्टवेयर नहीं समझ लेता हूँ मैं खरीदूंगा ही। तो मैंने ओके हाँ तो पिछले 6 साल से अभी ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ मैं। मैंने अभी जितना सारा काम मैंने किया है वो सारा इस लैपटॉप पे किया है, मैकबुक मिनी पे। हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ मैंने खरीदा तब तक नहीं जब तक मुझे उसके बारे में सब कुछ पता नहीं था। मेरे पास कैमरा हम्म भी है EOS कैनन का, वो भी हाँ मैंने तब हाँ तक नहीं खरीदा तब तक जब तक मुझे उसके बारे में सब कुछ नहीं पता था। तो यस उतना यस यस डेडिकेशन आप उसके थियरी में डालो, और एक्सेसिबल है सब कुछ। इट इज नॉट वेरी हार्ड टू गेन दैट हाँ हाँ एक्सेस। हाँ नॉलेज हाँ गेन करना बहुत हार्ड नहीं है, वो हाँ गेन हाँ कर लो, आपका हो जाएगा। फिर आप मतलब इंटरेस्ट आपको भी समझ आ जाएगा कि यार मैं इतना इसमें इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ या नहीं, मेरा पैशन है हम्म ये है या नहीं है। तो अगर मैं हम्म उसमें 2 दिन नहीं पढ़ पा रहा हूँ जो ऑलरेडी अवेलेबल है डेटा, मतलब मुझे इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। तो आप गिटार भी यस ला लोगे तो 3 महीने में आप हो जाओगे परेशान और बोरिंग, तो आपको वो गिटार पड़ी रह जाएगी। और अगली हाँ बार हाँ आपको कुछ दूसरी हॉबी मिलेगी तो पेरेंट्स आपको बोलेंगे देख लास्ट टाइम जो हाँ गिटार लाके दिया था तूने किया नहीं उसका कुछ। हाँ 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 तो आप अपना पैशन में इन्वेस्ट करो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आपने जो बोला ये बहुत सही बात बोली है कि अपन ने उतना बेस बनाना चाहिए कि पेरेंट्स नेचुरली मना ही नहीं कर पाए। जी जी। लेकिन ऐसे भी पेरेंट्स रहते हैं मतलब उनकी मेंटालिटी ऐसी रहती है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलती है मेरे को मालूम है मेरे बच्चे से ज्यादा। हाँ तो हाँ आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे कि अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कोई पैशन हाँ। परस्यू करने के लिए, तो आप हम्म। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? यार पेरेंट्स को एडवाइस नहीं दे सकते हम लोग। मैं वही बोल रहा हूँ कि उनका उनके सोच का वो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनका लाइफ वैसा रहा है ना, उन्होंने देखा प्रेसिडेंस है उनके पास बोलने के लिए कि यार देखिए ऐसा ऐसा है, इसका लाइफ इसके आगे अनसर्टेनिटी है, तो इसमें मत जा। तो उनका एडवाइस लेना चाहिए, उनके उनके एक्सपीरियंस का अपने को फायदा ही होगा हमेशा। लेकिन हम्म अपना पैशन को केटर करना ये उनके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में। मैं अगर मुझे कीबोर्ड सीखना है तो मैं कीबोर्ड का ऐप डाउनलोड कर सकता हूँ। वो यस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी या फिर वो फिजिकली होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको आना इंपॉर्टेंट है। हम्म उसके लिए इक्विपमेंट ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आप कितना हम्म अच्छा सोच सकते हो, आप किसी और के पास जाके, दोस्त के पास जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप हम्म में उतना पैशन है ना, तो आप यू विल फाइंड वेज। आप पेरेंट्स को हम्म बोले, पेरेंट्स को भूल जाओ ना, पेरेंट्स का क्या उसमें लेना देना। आप अपने पैशन को केटर करो, उनपे प्रेशर मत डालिए अपने हॉबी का। तो यस वो कुछ यस भी बोलेंगे, अगर वो बोलते हैं लेकिन पढ़ाई करो, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसका फायदा हाँ होगा आपको। हाँ डेफिनेटली सर। सर और आपका मेंटर या गुरु आप किसको मानते हो मतलब ओवरऑल म्यूजिक में लाइफ में? तो मेरे 3 मेंटर्स है, 4 मेंटर्स एक्चुअली, ओके 5 एक्चुअली। तो एक फर्स्ट इज माय डैड, और यस उनके क्योंकि मैंने बेसिक उनके नहीं सीखा होता, मैं जेनेटिकली भी उनसे ही आया मुझको। तो अगर हाँ वो हाँ नहीं होता तो मैं शायद इतना वो ग्रो नहीं कर पाता उसको।
सेकंड इज अमित त्रिवेदी सर को मैं बहुत मानता हूँ, मतलब उनके म्यूजिक को सुन के मैंने बहुत अपना साउंड का वो चेंज किया है। अनदर ए आर रहमान सर है, उनका भी म्यूजिक सुन के मैंने बहुत, मतलब वो सुन के जितना मैंने सीखा है ना, वो मैं कोई अगर कॉलेज में चला जाता तभी नहीं उतना सीख पाता। देयर इज हैंस जिमर, उनका एक मैंने मास्टर क्लास देखा था, तो उन्होंने बहुत टेक्निकल चीजें जो मैंने बहुत उनसे सीखी है। एंड द फोर्थ वन इज यूट्यूब। यूट्यूब से, मतलब जो मैंने यूट्यूब से मुझे नॉलेज मिला है वो कहीं से भी नहीं मिला है। मैं अगर कितने भी 100 बुक्स भी पढ़ लेता तो वो एक इंटरव्यू देखने से या फिर एक हैक देखने से जो पता चलता है वो कोई भी बुक में या फिर वो नहीं मिलता मुझे। तो प्रैक्टिस में मैंने शुरू ऐसे किया था, मतलब मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता था और फिर जो आउटपुट आता था वो बहुत ऑब्वियसली खराब हो जाता, क्योंकि मुझे क्राफ्ट आता नहीं था तब। तो फिर वो खराब आउटपुट लेके मैं ओरिजिनल गाने के साथ कंपेयर करता था कि यार मेरा इतना खराब क्यों साउंड कर रहा है और ये इतना अच्छा क्यों साउंड कर रहा है। तो कंपैरिजन में मुझे पता चलता था कि अच्छा ये 1-2-3 चीजें हैं, इसके वजह से ये खराब साउंड कर रहा है। अब उसको ठीक कैसे किया जाए ये मैंने यूट्यूब पे सीखा है। ये गूगल पे सर्च करके, ब्लॉग्स पढ़ के, लोगों के इंटरव्यूज देख के, उस सॉफ्टवेयर के जो मैन्युफैक्चरर है उनके मैन्युफैक्चर मैनुअल में जाके कि यार कैसे होता है ये प्रॉब्लम। उनके फोरम्स में डिस्कशन होता है, तो कमेंट सेक्शन में वहां पे लोग बात कर रहे होते हैं, तो पढ़ के सीखा है। तो ये 4-5 चीजें। सर ये आपने जो भी बोला इसमें से मतलब आप बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी हो, मतलब आप काफी टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो, ये सुना भी है मैंने और देखा भी है यूट्यूब पे। तो ये सब आपने खुद से ही सीखा, यूट्यूब से ही सीखा या कहीं क्लासेस वगैरह कुछ किए थे? नहीं, कहीं से नहीं सीखा। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपका मतलब उसको क्या है, बोली भाषा में उसका बड़े खुजली, तो आपको जितनी खुजली होगी ना आप उतना उसमें घुस जाओगे। मुझे किसी ने बोला नहीं ऐसे कि तू जाके गिटार सीख या फिर तू जाके यूट्यूब पे वीडियो बना। वो मेरी अपनी वो खुजली होती है जो आदमी जाके उसको कीड़ा साफ कर देता है फिर। सर ये जो खुजली है, तो ये खुजली और सेल्फ लर्निंग ये जो रिलेट करते हो आप, तो सेल्फ लर्निंग का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में किसी के लिए भी, मतलब यंगस्टर्स के लिए? सेल्फ लर्निंग से क्या होता है ना कि आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हो। मतलब आप जब खुद गलती करके उसको रेक्टिफाई करोगे ना, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। बजाय कि मैं आपको 10 स्टेप्स लिख के दे दूं और ये आप स्टेप्स पढ़ लो और आपका हो जाएगा, ये आप एक गाना बना सकते हो 10 स्टेप्स में। तो ऐसा नहीं होगा। आप जब खुद गलती करोगे ना तो वो दिमाग में रह जाता है, वो फिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में, आगे आप वो गलती नहीं करोगे। तो सेल्फ लर्निंग से वो रेक्टिफिकेशन खुद का खुद करने से वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहता है। सर लेकिन आजकल के टीनेजर्स और यंगस्टर्स कैसे है कि मेरे को एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे ज्यादा डिपेंडेंट है कि मेरे को ये क्लास करनी है, मुझे ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, या मतलब अदर देन म्यूजिक भी कि मैं खुद से नहीं करूंगा, मुझे स्पून फीडिंग करो। तो इस पे आपका क्या बोलना है? कि वही बोल रहा हूँ मैं कि अवेलेबल रिसोर्सेस में आप देखना शुरू कीजिए। जो कुछ भी मैंने एक वीडियो बनाया भी है जिसमें मैंने ये फोन पे गाना बनाया है, मतलब रिकॉर्डिंग करके। इसमें गराज बैंड आता है आईफोन में मेरे। और आईफोन नहीं भी होगा तो आप विंडोज का भी, अपना एंड्रॉइड का भी फोन है तो इसमें FL स्टूडियो डाउनलोड करके, मतलब आपके पास इंटरेस्ट होगा तो आपको वेज मिल जाएंगे। FL स्टूडियोज है, यहाँ पे कर सकता हूँ, या फिर एक मैजिक्स म्यूजिक मेकर मिलता है, तो मैं कंप्यूटर में उसका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लूंगा। जैसे मैं क्या करता था स्टार्टिंग में, तो एक सॉफ्टवेयर था, उसका मैंने क्रैक वर्जन डाउनलोड किया था और यहाँ पे लोकल जो साउंड वाला होता है उसको बुला के कुछ जुगाड़ करके मैंने क्या किया था कि कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है उसको डाल दिया था और इनपुट में एक मिक्सर के थ्रू माइक डाल दिया था। आई हैड अ स्मॉल स्टूडियो जिसमें बहुत नॉइज आता था, बहुत उसमें ग्लिचेस थे, डिले आता था। तो डिले क्यों आता था मुझे तब पता नहीं था, तो मैं गाता था, उसके 1 सेकंड के बाद वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैंने बहुत सारे जिंगल्स वैसे भी बनाए कि 1 सेकंड अगर डिले हो रहा है तो फिर मैं उसको एडिटिंग में 1 सेकंड आगे लेके एडिट करता था। वो स्ट्रगल के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, फिर तब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको सब इजीली हो जाएगा। लेकिन वो सब इक्विपमेंट धीरे ये करके, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन भूल गया, 1 मिनट, सॉरी नोटिफिकेशन आया, 1 सेकंड। ओके, नो प्रॉब्लम। 1 सेकंड। हाँ ऑलराइट। तो क्या वही एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे मत डिपेंड रहिए। आपका पैशन आपको कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। और सबसे इजी काम कि अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो आप सिर्फ वीडियो बनाइए, गा के आप पब्लिक डोमेन में डाल दो। किसी को, अपने फ्रेंड्स और इनको मत दिखाइए, क्योंकि वो हमेशा आपको बहुत ही क्रिटिकल रिस्पॉन्स देंगे, ये जरूरी नहीं है। हालांकि मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स जो है जैसे ऐश्वर्या है या फिर बाकी सारे फ्रेंड्स जो है मेरे, दे वर वेरी, मतलब वो कभी भी ऐसे मुझे दिलासा देने के लिए कभी फीडबैक नहीं दिया उन्होंने। उनको अगर कुछ अच्छी चीज लगी तो अच्छी चीज लगी, नहीं लगी। ये मतलब ये राशि वाला जो अभी सबसे मेरा वायरल हुआ वीडियो,
उस पर भी लोगों का रिएक्शन ऐसा था कि इसमें ये लोगों को इतना क्यों पसंद आया, इसमें इतना क्या किया तूने खास, क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी देखी थी, उनको पता था कि यार इससे अच्छा तूने काम पहले किया हुआ है, लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो अपने दोस्तों को दिखाइए मत, फैमिली को मत दिखाइए, आप पब्लिक डोमेन में डालिए आपका काम, जो कुछ भी आपका वीडियो पे रिकॉर्ड करके आपने किया या फिर मोबाइल पे आपने गाना बनाया या आप पोएट्री लिखते हो, पोएट्री लिखिए और पब्लिक डोमेन में डालिए। फेसबुक पे अपने क्लोज फ्रेंड्स में मत डालिए, बाहर डालिए ताकि लोग आप उस पर रिएक्ट करें, और फिर उस पर अच्छा और बुरा दोनों कमेंट आएगा, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। उसके बाद आप सीखोगे, आपकी गलती पता चलेगी, और वही एक्सटर्नल रिसोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको फीडबैक और उसका जो सीखने का जो प्रोसेस है वो आपका होता रहेगा। सर आपने फ्रेंड्स का पॉइंट बोला, आपके मैनेजर आपके क्लोज फ्रेंड है जी। तो आपकी दोस्ती बीच में नहीं आती क्या प्रोफेशन के? आप मैनेज कैसे करते हो पर्सनल रिलेशन और प्रोफेशनल रिलेशन? तो मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं आए, और नहीं आती भी नहीं है, क्योंकि मैनेजर हो के, क्योंकि जरूरी है कि वो मेरा फ्रेंड हो। अगर वो सिर्फ मेरा मैनेजर होता तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल हो जाता। अभी मैंने उसको मैनेजर इसलिए बोला क्योंकि वो मेरे को, वो भी बहुत टाइम से जानता है, वो मेरा म्यूजिक टेस्ट जानता है, वो मुझे जो भी ऑफर्स आते हैं या काम आते हैं, वो मेरे तक आने से पहले उसको पता है कि यश ये करेगा या नहीं करेगा, या फिर ये इंटरेस्टिंग है या नहीं है, क्योंकि उसको मेरा टेस्ट पता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ मैनेजर के लिए भी, क्योंकि अगर मैं कोई बड़ी एजेंसी पे जाता तो पहले तो मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ता कि ये प्रोजेक्ट मैं क्यों नहीं करना चाहता हूँ, या फिर ये प्रोजेक्ट मैं क्यों फ्री में करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए क्या फायदा है। और हम दोनों का सिमिलर टेस्ट है, मतलब वो जो कंज्यूम करता है कंटेंट, मैं भी वही कंज्यूम करता हूँ, उसको सेम सजेशंस आते हैं जो मुझे आते हैं, तो वो कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काम उसके बेसिस पे ही होता है। तो वो अगर मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट में, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि मेरा उसका रैपो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ गुड फ्रेंड। और ये मुझे आशीष चंचलानी ने बोला, जब ये वायरल हुआ वीडियो तब बहुत सारे ऑफर्स आने लग गए थे, तो मैं थोड़ा हो गया था कि यार किसको हाँ बोले किसको नहीं बोले। मैनेजिंग एजेंसीज भी, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज अप्रोच कर रही थी कि हमको हम आपको मैनेज करते हैं, हम आपको ये 5 साल का एग्रीमेंट है, 8 साल का एग्रीमेंट है और ऐसे करेंगे। तो मैं थोड़ा वो हो गया था, मैंने आशीष चंचलानी को फोन किया था कि बोला ये बहुत ये कर रहे हैं, क्या करूं मैं, आपकी कंपनी है। तो उसने बोला था कि टेंशन मत ले, अपना कोई जो दोस्त होगा उसको काम पे रख दे, तुझे मैनेजर की जरूरत नहीं है, तुझे पर्सनल एक असिस्टेंट की जरूरत है, बस जो तेरे मेल्स और ये हैंडल करे और पैसे की बात करे, बस इससे ज्यादा और जरूरत नहीं। अगर तू एजेंसी में फंस जाएगा तो वो बड़ा गेम हो जाएगा, फिर वो शायद तुझे ग्रो नहीं करने दे, वो अपना फायदा का देखते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि यार जो राज है तू करेगा क्या, राज फ्री था तब मेरा दोस्त, तो तू करेगा क्या। और मुझे पता था कि आउट ऑफ ऑल द फ्रेंड्स आई न्यू कि राज इज द वन जिसको पता है ये मार्केट क्या है, यूट्यूब कैसे काम करता है, इन्फ्लुएंसर मार्केट क्या होता है। तो दैट इज व्हाई मैंने सोचा कि ये सही रहेगा उसके लिए। सर और अभी औरंगाबाद पे थोड़ा आते हैं वापस। ये आप ऐसा मतलब आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बोला है और आप अभी भी बोल रहे हो कि मैं औरंगाबाद नहीं छोड़ूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अभी चलो ऑनलाइन है सब, अभी पैंडेमिक है तो हो जा रहा है मैनेज। लेकिन अगर कोई बड़े अपॉर्चुनिटीज है, ये मुंबई जैसे सिटी में काफी इंडस्ट्रीज मतलब ये है, तो बड़े अपॉर्चुनिटी के लिए आपको जाना तो पड़ेगा, आप जाके भी आ जाओगे। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि आप इंक्लाइंड हो जाते हो वो सिटी की तरफ या वो इंडस्ट्री की तरफ, तो आपके कुछ प्लान्स है ही नहीं क्या बाहर जाने के? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई मतलब बेवकूफ होगा कि वो छोड़ दे के यहाँ पे रहेगा। अगर अपॉर्चुनिटी वैसे मिलती है तो जाना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं एज अ क्रिएटर यहाँ पे अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेंटली बहुत पीस मिलता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अगर मैं वहां पे जाके करता भी हूँ काम, तो मैं एक प्रोजेक्ट के लिए जाऊंगा, वहां पे काम करूंगा, वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ से अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ। और मैंने अच्छा यूट्यूब से मुझे एक फायदा हुआ है कि मैं मुंबई जाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे मुंबई के प्रोजेक्ट्स मिलते भी नहीं है कभी भी, तब भी मैं सिर्फ यहाँ पर रहकर अगर अपना यूट्यूब को कॉन्सेंट्रेट करूँ, तब भी मेरा करियर अच्छा चल सकता है और मैं यूट्यूब को ही ग्रो करूंगा फिर बाद में। तो गोल ये नहीं है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बाहुबली वैसी फिल्म का मैं म्यूजिक करूँ। ऐसा मतलब एम्बिशन रखना अच्छी बात है, लेकिन वो अगर नहीं भी होता है, आई एम गुड हियर, मैं कंफर्टेबल हूँ अपने स्पेस में, तो प्रॉब्लम नहीं है। अब सर अपने मतलब आपकी बातों से तो ये लगता है कि सिटी मैटर नहीं करती है, लेकिन अपने जो टीनेजर और यंगस्टर्स है वो मेट्रो सिटीज की तरफ काफी इंक्लाइंड है। उनको लगता है कि मैं यहाँ गया तो ज्यादा सीखूंगा, यहाँ गया तो मैं ज्यादा एक्सेल कर पाऊंगा। लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि ऐसा सिटी मैटर नहीं करती, कि आप जाओ आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है? तो उस पे ना यश क्या वो डिपेंड करता है कि तुम आपको अचीव क्या करना है उस पे। मतलब अगर
तो अगर मुझे चाहिए कि मैं रोहित शेट्टी की फिल्म करूँ और मुझे बहुत बड़ा, तो मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे, उनसे मिलना पड़ेगा, 1-2 बार चेस करना पड़ेगा, मीटिंग उनसे अपॉइंट करके अपनी गाने सुनवाने पड़ेंगे उनको। तो आपको क्या चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि आपको अगर वो चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा, मुंबई इज द प्लेस फॉर दैट, वहाँ पे लोग करते हैं सब। लेकिन आपको म्यूजिक बनाना है, अच्छा म्यूजिक बनाना है अगर सिर्फ, तो आप दुनिया के कोई भी कोने से बना सकते हो, उसके लिए कोई प्लेस मैटर नहीं करता है। तो अच्छा म्यूजिक आप कैसे बना सकते हो? मुझे अच्छा म्यूजिक बनाना है, ये मेरा गोल ये है। अदर देन मतलब सब लोग म्यूजिक नहीं करते हैं ना, जैसे अभी सीए के लोग हैं, सीए के बच्चे ऐसा रहता है कि इंटर्नशिप पुणे मुंबई बड़े फर्म्स में करो तो ही सीखने को मिलेगा, मतलब उनका वो भी उस पर भी डिपेंड करता है, अभी आपका प्रोफेशन क्या है उस पर भी है। लेकिन मैं एज एन आर्टिस्ट बोल रहा हूँ कि मतलब वो उसके लिए प्लेस नहीं मैटर करता। आपके केस में तो आपको जाना पड़ेगा ना उधर आपको यू विल हैव टू बी देयर। अभी सीए का मुझे पता नहीं कि आप यहाँ से रह के कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या फिर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। यहाँ बस थोड़ा छोटे स्केल पे होता है, वहाँ बड़े स्केल पे होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ सीखने नहीं मिलता है। हाँ अच्छा, नहीं लेकिन आपका मतलब वही तो फिर अचीव क्या करना है उस पर डिपेंड करता है। ओके सर, और ये डायलॉग मैशअप का आइडिया कहाँ से आया आपको? ये यार ऐसे मैं टाइम पास करता रहता था उसके पहले कवर्स डालता था, बीच में ओरिजिनल गाने डालता था और बीच में साइड बाय साइड ये टाइम पास करता था मैं ऐसे जस्ट फॉर फन। उसमें कोई मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको बहुत ऐसे वायरल हो जाएगा और मैं एकदम से बहुत पॉपुलर हो जाऊंगा। लेकिन वो मैंने एक डब शर्मा, एक बहुत आर्टिस्ट है अच्छे, डब शर्मा का देखा था और साउंड ट्रिपिंग में देखता था एमटीवी पे स्नेहा खानविलकर का। तो साउंड के साथ एक्सपेरिमेंट करना ये मुझे बहुत मजा आता था करने में, इसलिए मैंने एक्apella वीडियोस भी उसी का एक वर्जन है कि मैं बिना इंस्ट्रूमेंट यूज किए कुछ कर सकता हूँ क्या। तो वो था, और उसका ही एक डेरिवेशन ये था कि चलो डायलॉग लेके इसके साथ कुछ खेल के देखते हैं कैसा होता है, और वो चल गया और वो पसंद आ गया लोगों को। तो बस वो वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स था ये जो सक्सेसफुल हो गया। सर, ये जो एक्सपेरिमेंट्स और ये आपके कीड़े और खुजली जो है, तो ऐसा हुआ है क्या कि आपका मोटिव कुछ और था बनाने का, बन कुछ और गया और वो फॉर्चुनेटली फेमस भी हो गया, ऐसा कुछ? एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर मैं बनाने कुछ बैठा हूँ और अगर वैसा नहीं बना हो जैसे मेरे दिमाग में था, तो वो बाहर आता ही नहीं। तो मैं उसको पहले उसको वहीं पे बंद कर देता हूँ उस प्रोजेक्ट को, कि वो जो मेरे दिमाग में था वो बन नहीं पाया, और उसका बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार मैं जो सोच के बना रहा था वो वैसे नहीं बन रहा है। तो अगर वो मुझे अच्छा नहीं लगता तो वो बाहर आएगा ही नहीं। तो ऐसा है, तो अगर बाहर आया है तो मुझे पसंद था इसलिए बाहर आ पाया है। सर, ऐसा भी होता होगा ना कि ये कमर्शियल और ब्रांड प्रेशर्स की वजह से आपको कुछ और कंटेंट बनाना पड़ता है, लेकिन आप कुछ और कंटेंट बनाना चाहते हो, तो इससे मतलब नेचुरल जो कंटेंट है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, ये जो कमर्शियल और ब्रांड डील्स रहते हैं उसकी वजह से। तो उससे होता है 100%। उसका क्या होता है ना कि उनका मतलब कंटेंट पे, मतलब उनका कंटेंट इंटीग्रेट करके, उनका प्रोडक्ट इंटीग्रेट करके और मेरा कंटेंट भी हैम्पर नहीं होने देना, वही स्किल है। और वो भी गिवन इन द गिवन टाइम। उनका डेडलाइन का बहुत प्रेशर होता है, वो मेरे बाल सफेद हो रहे डेडलाइन का सोच के तो डेडलाइन मुझसे नहीं होता है हैंडल, बस बाकी मैं कर लेता हूँ कि उनका भी प्रोडक्ट आ जाए, मेरा भी ज्यादा कंटेंट हैम्पर ना हो, जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर्स करते हैं कि कंटेंट कॉम्प्रोमाइज बिना किए ब्रांड इंटीग्रेशन करके आप ऑडियंस को प्रेजेंट करो, क्योंकि पैसे वही देते हैं। तो पैसे और अपना आर्ट कितना कॉम्प्रोमाइज करना है उसका बैलेंस अच्छे से बनाए रखना पड़ता है। वो मैं कर लेता हूँ, वो समहाउ वो भी हो जाता है। लेकिन मुझे प्रेशर आता है डेडलाइन का, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि नहीं 1 तारीख को डालना है और तब तो करना है। अभी मैं अपने माइंड को मैंने ऐसा ट्रेन किया ही नहीं इतने साल तक कि 1 तारीख को करना है, ऐसे मतलब डेट वाइज मैंने नहीं किया है। तो वो मुझे थोड़ा प्रेशर होता है कि यार अभी नहीं आ रहा दिमाग में आइडिया, तो मैं कैसे क्या बटन दबाऊं दिमाग में कि मुझे एकदम से आ जाएगा। तो वो होता है कि सेल्फ लर्निंग का वो एक आप बोल सकते हो कि डिसएडवांटेज है, क्योंकि टाइम लिमिट नहीं है ना। तो मुझे अगर आज कुछ चीज समझ नहीं आई तो मैं उसके सोचूंगा कल भी नहीं आई समझ, परसों भी समझ नहीं आई, तरसों मुझे कोई वीडियो मिलेगा जहाँ पे मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो उसमें तो 4 दिन निकल। तो यही अगर आप कोई एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वो आपको पहले ही दिन बता देते हैं। तो टाइम इसमें ज्यादा लगता है डेफिनेटली, कि जो आपको 1 दिन में समझ आ जाएगी बात, उसके लिए आपको खुद 4 दिन लगेंगे। लेकिन ये 4 दिन में जो आप जो सीखोगे वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। तो वो पैकेज है कि इसमें थोड़ा अच्छा बुरा है, इसमें थोड़ा अच्छा बुरा है, आपको कौन सा पैकेज चाहिए वो आपको चूज करना है। सर, और ये हमारा तो फाइनेंशियल फील्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी मतलब। और ये आप थोड़ा इसके बारे में बताओ ना कि ब्रांड डील्स और ये जो प्रमोशन स्पॉन्सर्स, ये मतलब ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे कैसे कैरी आउट होते हैं, क्या प्रोसेस रहता है इनका? तो ऐसा
तो एक कोई प्रोडक्ट होता है, कोई कंपनी होती है बहुत बड़ी, वो उनके एक मार्केटिंग एजेंसी होती है जो जिसको वो अपॉइंट करते हैं कि हमारा मार्केटिंग आप लोग करोगे, ठीक है। मार्केटिंग में अभी 2-3 ये होते हैं ब्रांचेस। एक होता है सोशल मीडिया, जिसमें मैं हूँ, इन्फ्लुएंसर का जो है। एक होता है टीवी, एक होता है रेडियो। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ सोशल मीडिया में। तो वो एजेंसी क्या करती है कि ठीक है, उनके पास फॉर एग्जाम्पल अभी समझो ड्रीम 11 है, तो ड्रीम 11 बोलती है उस एजेंसी को कि हमको ये इतने पैसे हम आपको दे रहे हैं, इतने इसमें हमको इतना रीच चाहिए, हमारा जो भी कैंपेन चल रहा है हमारा, उसके लिए हमको इतना चाहिए। तो वो एजेंसी बोलती है ठीक है हम ये करेंगे। अब वो एजेंसी मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करती है कि वो देखते हैं अभी कौन सा ट्रेंडिंग है, क्या जिसके हमको ज्यादा, वो नंबर्स पे देखते हैं कि अच्छा इसके 2 मिलियन फॉलोअर्स यहाँ पर, इसके 4 मिलियन यहाँ पर है, और हमको इतना रीच यहाँ पर इनको लाकर देना है, तो इसको कांटेक्ट करते हैं। तो वो पहले मेरा नाम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं टीम में कि इसको लेके आओ। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, ये हमको अच्छा लगता है, ये इसको आप ले लो। फिर वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं ये हमारा कैंपेन है, ये ऐसे होता है, ये हमको बजट दिया गया है, इसमें आप क्या कर सकते हो। तो इट इज माय जॉब एज एन आर्टिस्ट टू गिव देम आइडियाज कि अच्छा ये आपका कैंपेन है, इसमें मैं जिंगल बना सकता हूँ, या फिर मैं इसमें डायलॉग मैचअप करूंगा, या फिर मेरे कंटेंट में आपका प्रोडक्ट इंटीग्रेट कर दूंगा। तो दैट इज, उसमें डिस्कशन बहुत होता है। तो एजेंसी के थ्रू वी आर अलाउड टू कम्युनिकेट बिटवीन द कंपनी एंड द क्रिएटर। तो यही होता है कि जैसे क्रिएटर मैंने कुछ बनाया, तो फीडबैक के लिए एजेंसी के पास जाता है, एजेंसी कंपनी को भेजती है, कंपनी उस पर फीडबैक देती है कि हमको नहीं, यहाँ पे थोड़ा लेंथ यहाँ पे चाहिए, हमारा ऐप यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिखना चाहिए, ये एंगल आप ये ले लो, या फिर तो और सबका रिक्वायरमेंट यही होता है कि कुछ भी करके वायरल कर दो, कुछ भी करके हमारा प्रोडक्ट सबको ऐसे लगे। तो जैसे ये रसोड़ा वाला हुआ ना, उसके बाद ये शुरू हो गया उनका बोलना कि जैसे रसोड़ा वाला किया था ना आपने, क्योंकि वो ही हुआ उनके साथ भी। जैसे रसोड़ा वायरल हुआ, उन्होंने इमीडिएटली सेकंड सीजन उसका अनाउंस कर दिया, और वो लॉन्च भी हो गया सीरियल एक मीम की वजह से। क्या बात है। तो वो उनका बिजनेस मॉडल उनको अच्छा लगा कि यार ये क्रिएटर है, कुछ करते हैं, ये कुछ इससे वायरल होता है और अपना इससे तो निकल पड़ेगी अपनी। तो वो ये समझ नहीं पाते जो MBA या फिर वो मार्केटिंग वाले होते हैं कि क्रिएटर का अलग एक जोन होता है। इट इज नॉट दैट एवरीथिंग एवरी टाइम इट विल हैपन लाइक दैट। उसका बहुत सारे फैक्टर्स मिलके आते तब वो जाके काम करती है चीज। लेकिन कुछ होते हैं एजेंसीज जो बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि हमारा ऐसा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये आपको 2 बार मेंशन करना है वीडियो में, ये 2 बार आपको दिखाना है वीडियो में, या फिर आपको फोटो डालना है उसको प्रोडक्ट को लेके। कुछ एजेंसीज होती हैं जो बोलती है कि आप फ्री है, आपके पास फ्री हैंड है, आप अपनी मर्जी से जो भी चाहिए जो भी करिए, बस वायरल कर देना इसको। तो वो फ्री हैंड होता है। तो वो तो बहुत रेयर होता है, लेकिन वैसा जब होता है ना तो प्रोडक्ट भी अच्छा निकलता है। वैसा जब नहीं होता है, वो बहुत बीच में करते हैं ना, तो प्रोडक्ट है वो जो फाइनल आउटपुट है वो हैम्पर होने लग जाता है। तो उससे उनको भी नुकसान होता है, मुझे भी नुकसान होता है, क्योंकि ऑडियंस देखने वाली बोलती है यार ये इसने क्यों बनाया ऐसे, और उनका जो रीच मिलने वाला था वो भी नहीं मिलता है। तो उसमें बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पैसे भी बहुत मिलते हैं, तो मैं कर लेता हूँ बैलेंस। सर, और मैंने ये भी सुना है कि आप प्रैक्टिकल और लॉजिकल इंसान बहुत हो, तो मेरे मम्मी को बोलो यार ये। पेरेंट्स को तो मेरे ऊपर के पेरेंट्स, मैं तो पेरेंट्स को नहीं करता हूँ कुछ। तो मैं ये बोलना चाहता था कि आपने मतलब आप ये भी ऐश्वर्या ने बोला है, तुमको लगता है? हाँ, बोल सकते हो। अगले 5 to 10 years में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो? आप यही कंटिन्यू करोगे या आपको कहीं और जंप इन करना है, कोई दूसरे? नहीं, मुझे तो यही कंटिन्यू करना है, और इसमें भी क्या है कि अपना खुद का साउंड प्रोड्यूस करना है, मतलब खुद के ओरिजिनल गाने कंपोज करने हैं, ताकि मेरा अपना कंप्लीटली मेरा ओरिजिनल गाना हो, मेरा अपना साउंड हो, कोई सुन के बता सके कि ये यशराज मुखर्जी का गाना है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत पॉपुलर एग्जांपल है ऋत्विज। तो ऋत्विज का आपको गाने पता है कि आप सुन के बता सकते हो ऋत्विज ने गाया है, और वेरी फ्रेश म्यूजिक, उसके पहले आपने ऐसा नहीं सुना है। तो यूनिक हो मेरा साउंड, और फ्रेश हो, और डिस्टिंक्टिव हो, बाकी सबसे अलग हो, और कुछ नया साउंड हो, वो मैं प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इट विल टेक मी लिटिल टाइम टू, उसका भी एक प्रैक्टिस होती है। तो वही प्रैक्टिस अभी मैं कर रहा हूँ जब पिछले कुछ महीनों से, जब मैंने कॉम्पोजिशन प्रॉपरली जब शुरू कर दिया है, तो अपना खुद का साउंड जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो विद इन 5 years आई सी माई सेल्फ एज अ कंपोजर, इंडिपेंडेंट कंपोजर हु हैज अ गुड अमाउंट ऑफ सॉन्ग बैंक, ताकि तो मेरी एक पर्सनल आइडेंटिटी बने उसमें कि ये क्या करता है यशराज, तो मीम सॉन्ग नहीं बनाता है, वो गाने बनाता है, ये उसका प्रोफाइल है, ये गाने उसने बनाए। सो दैट इज माय गोल। ओके सर, नाउ ऑन अ लाइटर नोट, ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई सीरियस मोमेंट या सीरियस बात चालू है किसके साथ,
और उसके डायलॉग्स पे से आपके मन में बीट बजना चालू हो गए और ऐसा आपको कुछ आइडिया आ गया कि यार इस पे कुछ तो भी बन सकता है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? आता है कॉन्वर्जेशन में तो आता है, लेकिन ये जो मेरे बाकी सारे जो कि तोड़ा कुत्ता वगैरह, तो वो तो उसमें वो सीरियस कॉन्वर्जेशन ही हो रहा था और उसमें वो पकड़ लिया मैंने, क्योंकि वो उसमें रिदम है, उसमें भी क्राफ्ट आता है, फिर उसमें रिदम है, उसमें पिच है, वो मुझे पकड़ लिया मैंने, तो तब बना दिया उस पे। तो वो होता है, और कॉन्वर्जेशन में भी होता है, कभी कोई गा देता है तो मैं उसको एकदम से, मुझे लगता है ये गाना तो उस जैसा है, वो गाने जैसा है, तो दिमाग हमेशा चलता रहता है वो डायरेक्शन। हाँ, ओके सर, आप सीए लोगों के बारे में क्या सोचते हो, और आपके फ्रेंड्स अरे में बहुत, भी अभी मुझे रिसेंटली बहुत आपका इम्पोर्टेंस पता चला है तो समझ गया। तो है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और फाइनेंस का भी मुझे अभी बिल्कुल भी जीरो नॉलेज था मुझे इसके पहले, तो अभी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मैं समझना शुरू किया है कि, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। कल ही मैं बात कर रहा था, ऐश्वर्या से ही कर रहे थे हम बात, कि स्कैम्स क्या होते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो उसके बारे में मुझे मतलब समझ लो आपकी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो अभी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है अभी मुझे, क्योंकि समझ आने लगा है कि एग्जैक्टली क्या होता है, तो अभी मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, धीरे धीरे डिस्कवर कर रहा हूँ कि क्या होता है, और क्योंकि अभी जरूरी है समझना, क्योंकि नहीं समझूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इट इज नेसेसरी फॉर मी टू अंडरस्टैंड इट राइट नाउ, तो अच्छा, मतलब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर नाउ लेट्स स्पाइस अप आवर टॉक एंड जंप इनटू रैपिड फायर। अभी अपना ऑडियंस औरंगाबाद का है और आप भी औरंगाबाद के हो, तो रिलेट करने के लिए हमने रैपिड फायर के क्वेश्चंस औरंगाबाद रिलेटेड रखे। ओके, और मैंने ये भी मालूम किया कि आप फूडी पर्सन हो थोड़े, तो तो खाने के भी चीजें रखी है रैपिड फायर में। अरे टोटली, चलो। हाँ, तो पहले खाने से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स में जाएंगे। ओके, तो यू हैव टू आंसर दिस इन वन सेंटेंस, वन फ्रेज और वन वर्ड। ऑलराइट, हाँ, स्पॉन्टेनियसली। हाँ, ओके ओके। ओके। तो बरकत की चाय या दुर्गा की कॉफी? ओ, मैं दोनों भी नहीं पिया एक्चुअली, पता है, मैं कॉफी चाय पीता ही नहीं हूँ ओके ओके। क्रांति चौक की पाव भाजी या कैलाश की पाव भाजी कैनॉट वाली? क्रांति चौक की पाव भाजी। ओके। अप्पा की भेल या राज भेल कैनॉट वाली? अप्पा की भेल। हाँ। उत्तम की जलेबी या उत्तम की इमरती? उत्तम की जलेबी यार, जलेबी जलेबी। यस। गायत्री की कचौरी या राजस्थान की कचौरी? गायत्री की कचौरी। ओके। राज मंदिर का आइसक्रीम या नेचुरल आइसक्रीम? मैं आइसक्रीम भी नहीं इतना खाता हूँ, तो मुझे पता नहीं इसका। ओके। लक्ष्मी सैंडविच या सीएनसी का टिक्की सैंडविच? सीएनसी का टिक्की सैंडविच। ओके। तारा पान सेंटर या मस्त बनारसी पान? तारा पान यार, तारा पान में मैंने बहुत पहले एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट की थी, और तब मुझे एडिटिंग आता नहीं था, तो मैंने शूट की और शूट करके फाइल्स डाउनलोड की, और मैं बोला अभी इसके आगे क्या करना है क्योंकि एडिटिंग नहीं आती है, तो अभी मेरे पास फाइल्स पड़े हो, तो तारा पान यस। हाँ, और आप केक पर्सन हो, ऐश्वर्या मैम ने बोला था कि केक फेवरेट है आपकी, तो आपकी फेवरेट प्लेस है कोई औरंगाबाद में केक प्लेस? ऐसा नहीं है, केक आप मुझे कहीं भी दे दो, कौन सा भी मुझे अच्छा ही लगता है, और चॉकलेट केक होगा तो बहुत बढ़िया बात होगी। ओके, तो अभी खाने से बाहर निकलते हैं। आपका फेवरेट हैंगआउट प्लेस फ्रेंड्स के साथ? मुझे एक्चुअली आपको बोलूंगा, मुझे घर पे बहुत अच्छा लगता है, घर पे, या फिर मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, उसके घर के बाहर हम गाड़ी जाके बातें करते हैं, तो मुझे कोई दूसरी जगह जाके अच्छा नहीं लगता है, मैं घर पे बहुत रिलैक्स रहता हूँ। हाँ। गोगा बाबा टेकड़ी या साई टेकड़ी? मैं साइड टेकड़ी पे नहीं गया हूँ यार एक्चुअली, गोगा बाबा ही चूज करेंगे फिर। ओके। लोकल सलून वर्सेस जावेद हबीब, कौन सा चूज करोगे? अरे लोकल लोकल बचपन, वो अभी रियलाइज हुआ कि हमने उसके सैनिटाइजेशन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, अभी पता चलता है कि यार इतना मैं क्यों आ रहा हूँ यहाँ पे इतने साल से, लेकिन लोकल यार। वो छोटे थे तो ऐसा प्लाईवुड लगा के उस पर बिठाते थे, और अभी समझ आता है कि यार ये कौन सा पानी यूज किया इसने, कितने दिन से पानी चेंज किया भी या नहीं, तो लोकल नहीं किया अभी, ये परसों वो घर पर आकर करके गया अभी, क्योंकि उसका तो उनका कोविड की वजह से बंद हो गया। और लोकल में तो ऐसा मुंडी विंडी सब वो उनका एडजस्ट करते हैं, और वो होने के बाद वो मसाज के नाम पे वो पूरा भड़ास निकालता है आपके सर पे, वो मार के तो बहुत डेंजरस। दौलताबाद वर्सेस मैसमाल? मैसमाल तो यार इतना बहुत रास्ता खराब हो गया अभी तो दौलताबाद लेंगे। अजंता एलोरा या औरंगाबाद केव्स? जो पास में औरंगाबाद केव्स। ओके। देसी सॉन्ग्स या विदेशी सॉन्ग्स? अरे एनी म्यूजिक, कोई भी, दुनिया का कोई भी म्यूजिक। साइलेंट सॉन्ग्स या डिंचैक वाले सॉन्ग्स? कुछ भी,
मुझे पता है आपको, मैं कभी कभी ट्रेडमिल पे होता हूँ तब भी सैड सॉन्ग सुनता हूँ, क्योंकि मेरा मतलब मैं बीट पे नहीं चलता हूँ, मैं अच्छा म्यूजिक होगा तो उस पे कोई भी अच्छे म्यूजिक पे ग्रूव करता हूँ, वो सैड हो या नहीं। नहीं, लेकिन आपका टेस्ट कैसा है, मतलब मूड पे यार मैं डिपेंड करता एक्चुअली है? बहुत वेरिड टेस्ट है मेरा, मतलब मैं ज्यादातर अभी आजकल तो बहुत रीजनल गाने सुन रहा हूँ, तो मैं तेलुगु तमिल बहुत सुनता हूँ, मैं पंजाबी तो इतना नहीं सुनता हूँ, लेकिन कन्नड़ा मलयालम गाने बहुत सुनता हूँ, तो बहुत बहुत मेरा प्लेलिस्ट में पूरा भेल है पूरी ऐसी। ओके, तो टॉप 5 फेवरेट सॉन्ग्स कौन से आपके? तो आजकल तो अभी आजकल टॉप पे मैं आजकल सुन रहा हूँ एंजॉय एंजॉय भी सुन रहा हूँ, एक वो भी तमिल ही है वो, तो वो सुन रहा हूँ। एक पोगिरे गाना है, एक बहुत अच्छा है, वो भी तमिल सेम कंपोजर का है। और एक बल्ले लक्का एक गाना है, वो भी AR रहमान का, वो शिवाजी द बॉस आई थी ना फिल्म, उसमें वो सुन रहा हूँ। और मैं ऋत्विज का ठंडी हवा सुन रहा हूँ, जो आजकल बहुत पॉपुलर है। और बाकी आजकल तो यही 4 गाने चल रहे हैं लूप पे। और आप मूवीज में मार्वल प्रेफर करते हो, DC प्रेफर करते हो? ओ, मार्वल DC हमारी कल ही डिस्कशन हुआ इस पे। तो आई थिंक एक्चुअली मैं इतना कोई वो हार्डकोर फैन नहीं हूँ किसी चीज का, मुझे कोई भी अच्छी फिल्म दिखा दो मैं देख लूंगा। हाँ। ओके, GOT या मनी हाइस्ट? GOT ना? Yes, ओके, yes. मतलब औरंगाबाद के लोग इस रैपिड फायर से काफी रिलेट कर पाए होंगे। तो अभी GOT की बात निकली है, तो आपने एक सीजन 8 के पहले वीडियो डाला था GOT का, विंटरफेल का थीम सॉन्ग बजाया था। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो काफी अंडररेटेड है, मतलब आई लिटरली गॉट गूज बम्प्स आफ्टर लिसनिंग टू दैट, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। तो आपने GOT का क्यों सोचा, या आप और करने वाले हो क्या GOT से रिलेटेड कुछ? GOT से रिलेटेड नहीं था, वो भी वो मेरा सीबोर्ड आया था तब नया नया, तो मुझे सीबोर्ड पे वो ट्राई करना था कि यार वायलिन या चलो मैं बजाऊं तो अपना कंट्रोल कितना कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे लगा कि बहुत अच्छा रहेगा वो। तो वायलिन से रिलेटेड मैं डेफिनेटली, और मैं अपने बहुत सारे गानों में यूज भी कर चुका हूँ उसको बैकग्राउंड में, तो बहुत ही उसका ऑर्गेनिक वाइब है उस इंस्ट्रूमेंट का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें बजाना। तो बीच में तू मुस्कुरा का एक छोटा रील भी डाला था वो सीबोर्ड पे बजा के, तो बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है वो, और वो मेरे पिछले साल तक का सबसे एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट था, तो इट इज वेरी नाइस। और GOT का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अंटिल सीजन 8, उसके बाद अंटिल सीजन 8 कर रहे हैं, मेरा भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन आप मनी हाइस्ट और इसमें कंपेयर करोगे ना तो GOT थोड़ा ऊपर ही लगता है। GOT बेटर है, कंटेंट काफी बेटर है उसका। यस। और अभी ऑन अ सीरियस नोट, सोशल मीडिया पे हेट काफी आता है, मतलब आपको, मतलब 8 लोग लाइक करते होगे तो 2 लोग ऐसे भी रहते हैं कि जो हेट करते होंगे। करेक्ट। तो आप सोशल मीडिया हेट को डील कैसे करते हो, जैसे कमेंट्स, DMs, जो भी हो? तो मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग से कभी इतना हेट मिला नहीं है, जैसे बहुत लोगों को मैं देखता हूँ ना, उनको क्या क्या DMs आते हैं, बहुत भयानक DMs आते हैं। तो उस कंपैरिजन में तो मेरा मतलब लाइकेबिलिटी रेट है 95-97% होता है, तो ऑलवेज 3% 2% लोग होते हैं जो डिसलाइक करते हैं वीडियो, या फिर हेट कमेंट्स आते हैं कभी कभी कि ये क्या ओवररेटेड है ऐसा। तो मुझे पहले स्टार्टिंग में बहुत अफेक्ट करता था कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इसमें क्या गलत हुआ, तो मैं कंटेंट में देखता था फिर से कि मैंने क्या गलत किया, इसको क्या नहीं पसंद आया। तो मैंने ये कहीं पढ़ा था कि अपना ब्रेन ना, कि वी आर प्रोन टू डेंजर, तो नेगेटिव कोई चीज होती है तो उसके तरफ अपना ध्यान ज्यादा जाता है, क्योंकि इनिशियली व्हाइल ग्रोइंग अप एज होमो सेपियंस तब अपना ध्यान ज्यादा था कि यार कहीं डेंजर कहाँ पे, कोई जानवर कहाँ से आ रहा है, मुझे अटैक कहाँ से हो रहा है, तो अपना माइंड बिल्ड होता है उस डायरेक्शन में कि वी आर ऑलवेज प्रोन टू डेंजर। तो आउट ऑफ 1000 गुड कमेंट्स वो आपका ध्यान उसी एक नेगेटिव कमेंट पे जाएगा, तो यू हैव टू डील विद दैट कि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इट विल बी सिग्निफिकेंट इफ 50 लोग हाँ बोल रहे हैं 50 लोग नहीं बोल रहे हैं, तो आपको सोचने का उसमें आएगा। लेकिन एक दो अगर उसको नहीं पसंद आया तो यू जस्ट हैव टू इग्नोर दैट एंड जस्ट कीप कंटिन्यूइंग योर वर्क, क्योंकि उस एक कमेंट की वजह से अगर आप कंटेंट पे उसका असर लाओगे तो आपका ये डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये आपका 97% जो उनको पसंद आया है उनके ऊपर ध्यान दो ना। हेटर्स तो हमेशा रहेंगे, और हेटर उसको क्या करना है, वो गाली देके निकल जाएगा आपको, लेकिन वो इस एक कमेंट पे आप 2 दिन वेस्ट कर रहे हो आपका दिमाग का, तो दैट इज नॉट राइट। तो आप इजीएस्ट वे इज टू जस्ट इग्नोर देम एंड कीप कंटिन्यूइंग व्हाट यू आर डूइंग। यस, ग्रेट सर। और फेमस होने के पहले वाली लाइफ और अभी वाली लाइफ, फेमस होने के बाद वाली लाइफ में क्या डिफरेंस है, मतलब आपका रूटीन, आपका लाइफस्टाइल कैसे इफेक्ट हुआ है? हेक्टिक हो गया है थोड़ा सा,
मतलब क्योंकि डेडलाइन का जैसे आपको बोला कि पहले मैं अपने मर्जी से करता था, मुझे जब आइडिया आएगा तब करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, क्या सोचा तो मैंने बहुत सारे मतलब एक गाना बनाने के लिए मैं 3-3 4-4 हफ्ते ले रहा हूँ, तब मैं ऐसे काम करता था। अभी वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उन्होंने एक बात हुई है, डील हुई है और मुझे एक उन्होंने जो डेट दिया उस पर डिलीवर करना ही है। तो बाकी ऐसे फेमस होने से और थोड़ा ये फायदा हो जाता है कि मैं जा रहा हूँ कहीं पे तो लोग रुकते हैं, देखते हैं, मास्क के साथ भी पहचान लेते हैं, फोटो लेने आ जाते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं लोग अभी, तो वो डिफरेंस आया है। लेकिन मेरे पर्सनल ऐसे लाइफ में सिर्फ जो मेरा रूटीन था वही है, बस थोड़ा उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, मतलब मैं थोड़ा कुछ ज्यादा ही काम कर रहा हूँ। दैट इज सर, और बाहर ऐसा हुआ है कि कभी कि आप मतलब बहुत भीड़ जमा हो गई है, आप इफेक्ट हो रहे हो? इफेक्ट मेरा एक इधर हुआ था, मैं स्टार्टिंग में जब वहां से मुंबई इधर गया था इसके लिटिल चैम्प्स के शूटिंग के लिए, वापस आते वक्त हम एक फूड कोर्ट में रुके थे। फूड कोर्ट में रुके हम, बाहर में मास्क लगा के, मास्क पहना हुआ था मैंने, और मैकडी में गए हम, तो ऐसे साइड से लोग घूरते हुए जाते हैं, थोड़ा देखते हैं पहले तो दूर से देखते हैं पहले, तो मुझे लगा कि ऐसे ही देख रहे होंगे, और फिर मैंने निकाला मास्क खाने के लिए, वो सब आ गए एक साथ, और उनका बहुत बड़ा ग्रुप था, बस में कहीं जा रहे थे, तो बहुत बड़ी भीड़ लग गई, तो वो दैट, और मेरे पेरेंट्स भी थे साथ में, तो सब ने बहुत कुछ हो गए कि अरे भीड़ लगा दी जिसने, तो प्रॉब्लम नहीं होता है कभी ऐसे कोई, बस अब ये कोविड के टाइम पे 1-2 बार हुआ कि बहुत पास आके लोग फोटो लेते हैं ना, तो मुझे डर लगता है थोड़ा सा थोड़ा दूर से ले भाई, लेकिन मैं किसी से मना नहीं करता हूँ, ऐसे कुछ नहीं करता हूँ, तो वो हुआ है 1-2 बार। सर, और आपका कोई वियर्ड फैन मोमेंट, मतलब ऐसा कुछ अजीब हरकत की है किसने जो आप सुनाना चाहते हो? अजीब हरकत तो डीएम्स में होती है 1-2 बार कि अब मैं नहीं बता सकता यहाँ पे क्या होती है, लेकिन करते हैं कुछ फैंस ऐसे, मुझे लगता है यार क्यों, लेकिन मुझे क्यों भेजा तो नहीं है, तो भेजते हैं, और शादी के लिए पूछते हैं डायरेक्टली डीएम में, तो मेरे को इतना हुआ कि यार ऐसे कैसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं आपको, तो वो होता है, और कुछ इनअप्रोप्रिएट चीजें भी होती है डीएम में। अभी तक कितने प्रपोजल्स आए आपको? हाँ बहुत आते हैं, अभी पिछले वाले के एआर सर के साथ वो डाला ना वीडियो, उसके बाद थोड़े कुछ ज्यादा आ गए तो लगा थोड़ा रिस्पेक्टेबल है अभी। अच्छा, तो ऐसा कोई ऑकवर्ड गर्ल फैन मोमेंट है क्या? हाँ एक्चुअली वही एक बार हुआ था कि वो कोविड के टाइम पे वो बहुत मतलब फोटो लेने के लिए मैं डर रहा था थोड़ा कि यार इतना क्लोज मत आओ, तो लेकिन वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी लड़की, तो मैंने दे दिया लेकिन फोटो। हाँ। सर, और अभी ए आर रहमान सर के बारे में बोला आपने, तो यू हैड अ चांस टू मीट योर गॉड, आप उनको भगवान मानते हो? जी। तो आपका रिएक्शन क्या था, और रात को नींद आई क्या उस दिन आपको, या क्या कैसा उस था रात टाइम? को तो बहुत अच्छा सोया मैं, क्योंकि मैं उसके पहले की रात नहीं सोया था ठीक से, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार अभी कैसे करूंगा, कल जाना है, सुबह सब ठीक होगा या नहीं होगा, पता नहीं, मैं आई डिडंट वांट टू ऑफेंड हिम इन एनी वे कि इंटरव्यू ना खराब हो जाए। मैं कोई भी वर्स्ट सिनेरियो सोचता हूँ ना, आपकी एकदम से लाइट चली जाएगी, या फिर एकदम से लाइट गिर जाएगी, या कोई गिर जाएगा, और मेमोरी कार्ड एकदम डिलीट हो जाएगा, मेरा फुटेज खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो ये सब रात में सोच रहा था मैं। तो थैंकफुली वैसा कुछ हुआ नहीं, बहुत स्मूथली हुआ एकदम, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था उनको, क्योंकि जनरली वो इतना बात नहीं करते किसी इंटरव्यूज में, तो मुझे वो भी था, और मैं भी इतना बात नहीं करता हूँ, अभी तो मैं बहुत बात कर रहा हूँ, ये मतलब मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, मैं इतना बात नहीं करता हूँ, लेकिन इंटरव्यूज में लॉन्ग टॉक्स में कर लेता हूँ। तो मुझे को पता था कि ये इतना बात नहीं करते, तो मुझे बात करना पड़ेगी टू बैलेंस द इंटरव्यू, की अच्छा कंटेंट मिले, वीडियो अच्छा बन जाए, तो दिमाग में, और लेकिन जैसे उन्होंने बात करना शुरू किया, इट वाज सो स्मूथ, वो सो कंफर्टेबल, और पता नहीं उनका मूड अच्छा था उस दिन, सुबह सुबह हमने फर्स्ट इंटरव्यू हमारा किया था उन्होंने, ही हैड टू गो टू सम इंडियन आइडल का उनको शूटिंग था, और वहां जाना था उनको, तो बहुत अच्छे से शूट हुआ, और कुछ बातें उन्होंने बोली जो उन्होंने कहीं और नहीं बोली, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें मिला, फुटेज अच्छा हुआ, जैसे फुटेज हुआ वो चले गए बाहर, मैंने बोला कैमरा वाले को बोला कि पहले तो इसके 4 कॉपीज कर फिर मुझे मेमोरी कार्ड दे, उसके बाद मैं तो बहुत स्मूथली हुआ, और टीम भी बहुत अच्छी है उनकी, बहुत स्वीट है, मतलब वो पूरा जो वाइब है ना, कि बहुत, मतलब वहाँ पे रूम में जितने भी लोग हैं वो सब बहुत दिल से इज्जत करते हैं सर की, वैसे उनके लिए काम करने नहीं आए थे, वो बहुत प्यार कर इज्जत करते हैं सर की, क्योंकि उनको पता है कि इनका मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे मतलब वो रूम में रूम फ्रेशनर कौन सा लगेगा, यहाँ तक कि उनका टीम आके पहले ये करके जाती है, ओके, ये चेयर अच्छी नहीं है, ये चेयर थोड़ी ऊंची ले लो, सर को यहाँ पे बैठने को प्रॉब्लम होगा, ये कैमरा यहाँ से लगा देना क्योंकि उनको ये एंगल पसंद नहीं, तो लाइट थोड़ा ऐसे करना क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट आता है तो वो थोड़ा वार्म लगता है,
तो वो आया, फिर उन्होंने बीच में एक ग्लिच ऐसा हुआ था कि इंटरव्यू के बीच में एकदम से वो बात करते करते रुक गए और उसके असिस्टेंट को बोला उन्होंने कि यार वहाँ पे कोई बात कर रहा है, उनको बाहर भेजो। ये तो गुस्सा हो जाएंगे, अभी तो गया, मेरा वीडियो खराब हो गया। तो सिर्फ कुछ नहीं हुआ, उसके बाद वो एकदम नॉर्मली उन्होंने शुरू किया और ऐसी तरह शुरू किया कि ताकि मैं पिछला वाला एडिट उन्होंने जहाँ पे रोका था और इसके बाद वाला ये मैं उसको जोड़ पाऊँ। तो उनको वो भी टेक्निकल नॉलेज उनको है कि अच्छा ये इंटरव्यू अगर मैं दे रहा हूँ तो ये कहाँ से काटेगा और कहाँ पे लगाएगा, ये भी उनको था दिमाग में। तो मैं बहुत फैसिनेटेड था कि यार ये क्या, मतलब ये कितना अमेजिंग तो है ही, मतलब उनके आर्ट के बारे में तो मैं क्या कमेंट करूंगा, लेकिन ये कितना इंटेलिजेंट और क्विक और सेंसिबल इंसान है कि उनको सब पता है। वो बिल्कुल टाइम पर आए थे और हो सकता तो वो 15 मिनट में बोल सकते थे कि अब मुझे बोर हो गया, मुझे जाना है, मुझे शूटिंग के लिए, वो बोलते तो मुझे बुरा भी नहीं लगता। लेकिन गिव दैट टाइम कि वो, उनको पता है कि वो किस लिए आए हैं, उनको ये भी पता है कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ, तो मुझे काम डाउन करने के लिए उन्होंने थोड़ा स्मॉल टॉक किया पहले कि कहाँ रहते हो औरंगाबाद में, तो इस सिंगर को पहचानते हो क्या, मैंने तुम्हारा वो वीडियो देखा था और अच्छा काम कर रहे हो, ये सब, तो मुझे भी कंफर्टेबल करना है। तो मतलब मुझसे ज्यादा उनका वो ग्रेटनेस है कि वो पूरे रूम को शांत करना और फिर इंटरव्यू देना वो अच्छे से करना, तो बहुत ही मतलब लाइफ टाइम याद रखूंगा ऐसा एक्सपीरियंस है वो। सर एज ऑफ नाउ आई कैन रिलेट टू दैट फीलिंग। आप बोले ना एक रात पहले वाली फीलिंग, तो वो मेरे साथ हो चुका है। तो मैं भी नर्वस था लेकिन अभी कंफर्टेबल हूँ। अच्छा है सर। और ये ए आर रहमान सर, आप एडमायर क्यों करते हो इनको, और आपको कौन सी क्वालिटीज पसंद आती है सर की? ए आर रहमान सर का कैसा है कि उनका जो तरीका है म्यूजिक बनाने का ना, कि एक साउंड है जो उनको लगता है कि ये सही है, ये मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में, तो वो ये नहीं सोचते कि यार ये मार्केट में चलेगा, कि इससे पहले ऐसा गाना बन चुका है, ये लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। वो अपने इंस्टिंक्ट पे चलते, उनको पता है ये मैंने सही बनाया है, और मतलब कन्विक्शन की बात, ये मैं फुल्ली कन्विंस्ड हूँ कि मैंने जो बनाया ये अच्छा है। और मैंने कहीं पे उनके इंटरव्यू में देखा था कि वो फास्ट करते हैं, अगर उनको कोई अगर कॉम्पोजिशन नहीं आ रहा है, उनको कोई स्ट्रगल हो रहा है कोई कॉम्पोजिशन करने में, तो ही फास्ट फॉर 2 days, खाना नहीं खाते। ओके। और वो थर्ड डे, मतलब दैट इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन, और उनका स्पिरिचुअल कनेक्ट इतना ज्यादा है अपने आर्ट से, वो प्रेयर करते हैं 2 दिन और तीसरे दिन को आ जाता है। तो ये बहुत फैसिनेटिंग बात लगती है मेरे को कि यार ये क्या, मतलब क्या होता होगा उनके दिमाग में, उनके कोई न्यूरो साइंस पता करे कि ये कैसा वर्क करता है इनका दिमाग। तो वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है। और जो साउंड का मैंने बोला कि वो ये नहीं सोचते हैं कि ये मार्केट में चलेगा क्या, और ये आज का साउंड है या नहीं है, ये लोगों को प्लीज कर पाऊंगा मैं, लोगों को प्लीज करने के लिए है ही नहीं उनका म्यूजिक। उनका म्यूजिक कि मैंने अपने दिल से बहुत ईमानदारी से ये बनाया है, और फिर जब कोई ईमानदारी से बनाता है तो पहुंच भी जाता है। तो उनका रेंज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कोई भी नए आइडिया को लुक डाउन नहीं करते। जैसे वो मेरा काम अप्रिशिएट कर पाते हैं क्योंकि वो मुझे कम नहीं समझते कि ये मीम सॉन्ग बनाता है ये, तो वो उनको पता है क्योंकि उसके पीछे क्या लॉजिक गया होगा बनाने में। तो कोई भी नए आइडियाज को ये नहीं करते। मतलब मैं जो एक्apella वीडियो अभी बना रहा हूँ, वो उन्होंने 92 में 93 में तिरुड़ा में, मतलब मैं पैदा होने के 3 साल पहले वो कर चुके जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो इतने अहेड ऑफ टाइम है गानों के मामले में। तो अभी आप दिलसी का गाना सुनोगे तो अभी भी फ्रेश लगता है, और आने वाले 20 साल के बाद भी वो फ्रेश ही लगेगा। अभी ट्रेंडिंग कौन सा गाना है? सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग गाना इंस्टाग्राम पे कहने को जश्न बहार है, वो भी हर तरह से, कैसे कहे क्या है सितम, उनका गाना है वो। तो ये अभी कब आई थी? जोधा अकबर 2008 में आई थी। तब से अभी तक वो अभी उसका लोगों को पकड़ा है वो गाना, वो भी अंतरे से, स्टार्टिंग से भी नहीं, अंतरा पकड़ा है। और वो कुछ तो बात होगी ना कॉम्पोजिशन में, तब लोग इतना शेयर कर रहे हैं, तब तो लोगों के दिल में छू रहा है। अभी भी लोग दिल से का रोजा का गाना सुनते हैं। मेरे डैडी का फेवरेट गाना है, मतलब हर इंडियन के टॉप 10 फेवरेट गानों में से एक गाना तो ए आर रहमान का होना ही है। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है इतने बड़े देश में। और मैं तो बहुत देर बात कर सकता हूँ उनके बारे में। तो ये है, ये सब सारी चीजें। सर आपने ये बोला कि ए आर रहमान सर उनके टाइम से काफी आगे चलते थे, तो ये लकी अली सर भी है, तो मुझे भी ये भी लगता है कि वो उनके टाइम से काफी आगे थे। हाँ, वो तो सिंगर है ना, लेकिन वो तो उनका कैसा है कि कोई कंपोजर है या फिर उस पर गाते हैं। और डेफिनेटली उनका एक टाइम तो वो तो उनका तो अभी जो चल रहा है वो नॉस्टैल्जिया की, जो अभी लोग उनसे जो कनेक्ट करते हैं कि यार वो तब मैं सुनता था ना, गाने क्या मस्त होते थे। और वो जब अभी गाते हैं स्टेज पे ना, तो इट इज लाइक मतलब आजू बाजू जो माहौल तैयार होता है ना, इट इज अमेजिंग। क्योंकि 90s वाले जो बच्चे हैं वो रिलेट कर पाते हैं ना कि यार
ये ओ सनम सुना था तब। तो यस सेम थिंग। लकी सर अली के बारे में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ। मैं एक मेरे एक यहाँ पे गुरुजी थे, उनके पास में सुर लगाने जाता था, देशमुख सर, यहाँ पे अपने दरगाह के पास उनका ये है। उनके बेटे से मेरी एक बार बात हो रही थी कि लकी अली के बारे में ही, तो उन्होंने बोला था कि लकी अली इज सच अ गुड सिंगर कि वो चाहकर बेसुरा गा सकते हैं। What do I mean by this is कि अगर फॉर एग्जांपल 440 हर्ट्ज पे आपका सुर लगता है सा, वो एक जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अगर आप इंटेंशनली 40 मार्क्स ला सके। तो अगर उसने 100 मार्क्स की पढ़ाई की तभी वो 40 मार्क्स ला सकता है ना, फ्लूक में 40 मार्क्स नहीं ला सकता। आप 40 मार्क्स की पढ़ाई करके 40 मार्क्स नहीं ला सकते हो। तो अच्छा सिंगर ही तब होता है कि जब उसको पता है कि कितना अमाउंट में नमक डालना है, कितना अमाउंट में नहीं डालना है। तो लकी अली इज दैट सिंगर कि वो इतने अच्छे सिंगर है कि उनको पता है कि कितना नोट, कितना सुर में गाना है और कितना एक स्लाइटली नीचे लेना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी उन्होंने। मतलब स्टूडेंट को फेल होना है तो उसके लिए भी उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा ना। मतलब अगर मैं उसको एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसको मैं बोलूं कि तुझे 60 मार्क्स लेने हैं इसमें, अभी वो 60 मार्क्स लेने के लिए आपको पढ़ाई तो 100 की करनी पड़ेगी ना। तो वो होता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो होता है कि वो चाहकर मुझे 80 लेना है तो ले पाए, अचीव कर पाए उसको। तो सुर में भी वही है कि हमेशा सही सुर लगाना कभी कभी जरूरी नहीं होता है। देयर आर सॉन्ग्स ऑफ लकी अली ओनली कि जहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट सुर नहीं लगाया, थोड़ा सा कम लगाया, क्योंकि उनका स्टाइल है वो, उनका स्टाइल है वो। ऐसे वो गलत नहीं है, वो सुर से बाहर नहीं चले गए, लेकिन उनका स्टाइल है। हर किसी सिंगर का स्टाइल होता है। तो जब आपको सुर के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी तभी तो आपको इंटेंशनली कर पाओगे, नहीं तो बेसुरा गाना तो किसी के भी हाथ का काम है। यस, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर अभी आप मतलब 90s के जनरेशन के, ऑब्वियसली आपने मतलब वैरायटी ऑफ म्यूजिक सुना है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है। तो आजकल ये रीमेक्स का बहुत ट्रेंड आ रहा है, मतलब हर एक बॉलीवुड मूवी में आजकल रीमेक्स रहते हैं और वो पुराने गानों के ही रहते हैं। तो और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते रीमेक्स को। तो आप क्या प्रेफर करते हो, रीमेक्स या ओरिजिनल? मैं तो कुछ भी अच्छा सुनने को मिले तो प्रेफर करता हूँ। मेरा ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि रीमिक्स बनाओ ही मत या ओरिजिनल बनाओ या फिर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को अगर अच्छा सुनाई दे रहा है तो मैं कुछ भी सुन लूंगा। अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि रीमिक्स जो आजकल बन रहे हैं वो अच्छे नहीं सुनाई देते। दैट इज द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि रीमेक्स का प्रॉब्लम है, अच्छे रीमेक नहीं बना रहे हो सर आप गलत उसको गंदा कर रहे हो आप। तो ओरिजिनल गाने का आपने जो एसेंस था वो आपने वेस्ट कर दिया। तो ये हो रहा है आजकल। लेकिन कैसा है कि मेरे ऊपर है ना, तो अगर मुझे नहीं सुनना है अगर कोई चीज, ये प्रोड्यूसर्स को पता चल जाती है बात कि अगर उनको व्यूज नहीं मिले उस गाने पे तो वो रीमिक्स बनाना बंद कर देंगे। तो कोई किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट द ऑडियंस कि आप सुनना बंद कर दो, वो बनाना बंद कर देंगे। वैसे ही चलता है, पूरा मार्केट ही वैसे चलता है। लोग ऐसे है कि नाम रखने के लिए सुनेंगे, ऐसे भी लोग हैं। हाँ, नाम रखने के लिए सुनेंगे और क्रिटिसाइज बहुत करेंगे कि आजकल लोग ऐसे क्यों बना। अरे आप उनके पास वो जो उनका टीम होती है ना, उनके पास एमबीए होते हैं, वो चार्ट खोल के दिखा दे कि देखो हमारे पास ग्राफ है, आप जिस गाने को क्रिटिसाइज कर रहे हो ना उसने इतने पैसे कमाए हमारे लिए, और उसी पैसे से हम दूसरे क्रिएटर्स को प्रोड्यूस करते हैं नए गाने। तो आप बताओ अभी हम क्या करें? हम तो यहाँ पे पैसे कमाने आए। उनका बहुत गोल क्लियर है उनका कि हम यहाँ पैसे कमाने आए हैं और हम पैसे कमाएंगे। उसमें मुझे भी कोई गलत नहीं लगता है। वो इट इज टुवर्ड वो लोगों की तरफ है कि हमको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। तो लोग जब सुनना बंद कर देंगे तो उनको पता चलेगा कि यार लोग नहीं सुन रहे, हमारा पैसे हम इससे नहीं कमा पा रहे, तो नहीं कमाएंगे तो नहीं बनाएंगे। सर और इन योर ओपिनियन की कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं जो आजकल के रीमेक्स का जो टेस्ट है, जो रिदम वगैरह है, तो आपके ओपिनियन में क्या चीजें है जो इम्प्रूव की जा सकती है? इम्प्रूव सर ऐसा है कि आप तो मैं जहां तक मुझे सुन के इतना पता चला है कि उनके पास जो प्रेसिडेंस है, तो उनको पता है कि यार एक दिलबर का जो हिट हुआ था गाना, वो बीट अच्छा है, तो उनका दिमाग ऐसे चलता है कि यार वो बीट यहाँ पे लगा दो क्योंकि वो पिछली बार तो हिट हुआ था ना, तो यहाँ पे यूज कर लो ना। तो ये मत करो क्योंकि वो नहीं होगा दूसरी बार हिट, क्योंकि फ्रेश नहीं रहा। पिछली बार फ्रेश था इसलिए हिट हुआ था सर। तो आप दूसरी बार उसको रिपीट करोगे तो फ्रेश नहीं रहा ना वो। तो दूसरी बार आप कुछ नया ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। लेकिन अभी मैं क्या ही बोलूँ, अभी वो उसके लिए भी उनके पास जवाब है कि हम तो पैसे कमा रहे इस पे, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कमाइए, मेरा काम है अच्छा म्यूजिक बनाते रहना। ऑडियंस किसको भाव देती है ज्यादा वो उस पर डिपेंड करता है। सर और ऐसे मूवीज है जैसे ए दिल है मुश्किल और रॉकस्टार जैसी मूवीज है, तो उसमें ऐसा बोले कि लाइफ में दर्द होना चाहिए तभी तुम्हारे आवाज में दर्द आएगा, ऐसे 1-2 डायलॉग्स थे उसमें। हाँ, तो ये आप इससे रिलेट कर पाते हो, ये कितना सही है कितना गलत है? आवाज में दर्द आता है।
तो कैसा, मैंने गुलजार साहब के एक इंटरव्यू में देखा था कि उन्होंने बोला था कि उनको ये पूछा था कि पोएट्री करने के लिए, अच्छी पोएट्री करने के लिए दिल का टूटना जरूरी है क्या? हाँ. तो उन्होंने बोला था कि दिल का टूटना जरूरी नहीं है, दिल टूटने के बाद आपको फील क्या होता है वो एहसास की मालूमात होना जरूरी है। तो वो फीलिंग पता होना जरूरी है। दिल टूटना इज एन इंसिडेंट, उसके बाद आपको फील क्या होता है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ योर ओन फीलिंग्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप कुछ उल्टी पुल्टी चीजें करो, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको फील क्या होता है। जब आपको महसूस होगा कुछ, दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू क्रिएट। अब अनफॉर्चुनेटली उस दिल टूटने के बगैर वो फील नहीं होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि दिल टूटना, इम्पोर्टेंट ये कि आपको फीलिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो वो आप दूसरे भी कोई रीजन से कर सकते हो, और उसमें फिर क्राफ्ट बहुत काम आता है। क्राफ्ट को इतने हम उसका अहम नहीं समझते हैं, लेकिन क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ फील करके भी प्रॉब्लम नहीं है। कि जैसे वो आते थे इंडियन आइडल में, बहुत सारे वो आते थे ऑडिशन के लिए लोग, ये बहुत दिल से गा रहे हैं, दर्द भरा गाना और बेसुरा गा रहे हैं। तो दर्द भरा फील करना जरूरी नहीं है सिर्फ, उसके साथ आपको सुर भी तो आनी चाहिए, क्राफ्ट भी तो आना चाहिए। तो देयर इज क्राफ्ट, देयर इज द फीलिंग, बहुत सारे फैक्टर्स मिला के तब आप एक कुछ क्रिएट कर पाते हो। ऑल दीस थिंग्स। सर अगेन ऑन अ लाइटर नोट, आपके स्कूल मेमोरीज में कुछ म्यूजिक मेमोरीज है क्या? जैसे अभी बॉयज का कैसा था कि डेस्क को ही अपना ऑर्केस्ट्रा बना लेते थे, बजाना चालू कर या अपने म्यूजिक प्रैक्टिस के नाम पे कभी क्लासेस बंक किए हैं क्या? ऐसे कुछ स्कूल मेमोरीज, कॉलेज मेमोरीज? हाँ, तो मैं म्यूजिक के नाम पे नहीं, क्लासेस मैंने 1-2 बंक किए, मतलब कई बार। और मैं इसमें बजा ना, स्कूल में मैं स्टेज शोज में बजाता था, तो बहुत ही बोरिंग होता था वो एक्चुअली, क्योंकि बजाने का काम होता था 15 मिनट, उसके लिए वो पूरा दिन इतना वेस्ट करते थे स्कूल में। तो बाप, मतलब एक फंक्शन करना है, मतलब टीचर्स के लिए तो इतना होता था कि इसमें अभी दिन भर इसमें डाल देंगे। तो मुझे पढ़ाई में ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं कोशिश करता था कि जितना टाइम बाहर स्पेंड करूँ उतना अच्छा है। लेकिन ऐसे तो कभी हुआ नहीं। एक बार नहीं, म्यूजिक को लेके तो, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तब मैं इतना अवेयर नहीं था खुद को क्राफ्ट को लेके कि मुझे इतना यही करना है ऐसा। तो मैं स्कूल में था, ऐसे कभी कभी पढ़ाई कर लेता था, कभी कभी जितना एस्केप मिल जाए तो थोड़ा सा घर पे आके कीबोर्ड बजाता था जरूर। लेकिन तब मैं इतना श्योर नहीं था कि ये अपना करियर इसमें करना है, ऐसा कुछ नहीं। तब मुझे ये था कि बाबा कब एग्जाम कब आ रही है, बोलो, मैं पढ़ाई करके निकलना है यहाँ से जल्दी से। वो था सर। और अभी हम लोग आपका कंटेंट एंजॉय करते हैं, तो आप वैसा किसका कंटेंट एंजॉय करते हैं? मतलब हिलेरियस वे में या कॉमिक वे में? आजकल तो मैं ये तन्मय भट्ट का बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है चैनल, बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं। और मैं जनरली ना, मैं कॉमेडी नहीं देखता हूँ ज्यादा यूट्यूब पे कंज्यूम में ज्यादा ये थोड़ा पॉलिटिकल चीजें करता हूँ। अभी थोड़ा फाइनेंस का शुरू किया है समझना, वो करता हूँ, इंटरव्यूज देखता हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ। तो मतलब बहुत ही वेरिड कंटेंट है मेरा, सब हर फील्ड में कुछ ना कुछ देख लेता हूँ, तो वो है। कॉमेडी में इतना नहीं है। सर अभी लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, टाइम मतलब टाइम स्लॉट हो रहा है अपना आपका। तो अभी सीरियस नोट पे कि हर एक इंसान सेल्फ डाउट से गुजरता है, तो आपको मतलब ऐसे मोमेंट्स आपके कि आपने सेल्फ डाउट बहुत किया है और आपने ओवरकम भी किया है उसको, तो सेल्फ डाउट के ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? तो सेल्फ डाउट तब आता है जब मैं कुछ अचीव करने निकला हूँ, कुछ क्रिएट करने निकला हूँ, और हाफ वे आई रियलाइज कि मेरे पास क्राफ्ट ही नहीं है उसको कंप्लीट करने का, मेरे पास मेरी प्रैक्टिस कम पड़ गई है। तब लगता है। एक सेल्फ डाउट मुझे एक बार आया था कि जब मैं एक सीरीज का वो कर रहा था, बैकग्राउंड म्यूजिक, और बहुत ही बकवास रीजनल सीरीज, तुमको पता है कैसा होता है, एकदम घटिया उसका डायलॉग डिलीवरी, एकदम घटिया एक्टिंग चल रही है उसमें, और मुझे तब पॉकेट मनी के लिए मैं करता था ये सब। तो तब एक बार क्या हुआ कि मैंने उनको फाइल भेजा, फाइनल करके वो एपिसोड भेजते थे यहीं पर, इसी रूम में से किया था मैंने वो, और वो मैंने किया, उनको म्यूजिक करके भेजा, और उन्होंने फीडबैक बोला, उसमें 1-2 चेंजेस बोले। तो उन्होंने वो भेजा, मैंने चेंजेस करके, बहुत ही बकवास चेंजेस, मतलब उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो भी मैंने बोला कि चलो कर, और बहुत कम पैसे दे रहे थे, मतलब बहुत कम पैसे उसमें से, लेकिन तब मुझे उतनी जरूरत उतनी की थी, तो मैं उनसे मांगता भी नहीं था ज्यादा। तो वो मैंने करके भेजा, तो उसमें फिर उन्होंने दूसरी बार कुछ चेंजेस बोले कि नहीं, इसमें ये काम नहीं कर रहा है और ये वर्क नहीं कर रहा है, ये हटा के दूसरा करो। तो वो भी किया, और उनका डेडलाइन का भी होता है कि आज नहीं कल ही चाहिए, क्योंकि परसों टेलीकास्ट है, जाना है, एपिसोड तो जाना है, वो रोक नहीं सकते उसको। तो कुछ भी करो, रात भर बैठो, कुछ भी करके हमको भेजो। तो वो मैंने भेजा, तीसरा एडिट भेजने के बाद उन्होंने बोला कि ये पूरा ही काम नहीं कर रहा है, आप पूरा इसको कट करके आप नया म्यूजिक बनाइए,
और हमको 2 दिन में देना ही है एपिसोड, तो आप 2 दिन में कैसे भी कीजिए। हम्म। तो यश मैंने किया वो 2 दिन में पूरा नया ट्रैक बनाया उसकी, और Okay. मैंने किया डिलीवर, क्योंकि मतलब मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं क्या उसमें। उसके बाद उनका फिर से कॉल आया कि नहीं इसमें वो चीज नहीं हो रही है, तो मैंने बोला सर नहीं होगा मुझसे ये, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तो उन्होंने बोला क्या हो गया, क्यों नहीं कर सकते हो, तो मैंने बोला कि सर ये आप जो बोल रहे हो ना ये मैंने बोला कि ये सही, तो मैंने बहुत सोबर वे में बोला कि लेकिन मुझे बोलना था कि आप जो घटिया शो बना रहे हो इसका मैं कितना भी कर लूं ये ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा फिर हम इतने साल से काम कर रहे हैं, अभी तू सिखाएगा क्या हमको कि क्या करना है। तो मैंने फिर बोला कि आप देखो कि मतलब मैं इतना ही टैलेंटेड हूँ, इससे ज्यादा मुझे आता नहीं है सर, कि आप देखो क्या करना है। तो मैंने बोला कि ठीक है ये आप एपिसोड दूसरे से करवा लो, मेरे से नहीं होगा ये, क्योंकि मैं आपको जितना हाई लेवल का चाहिए वो मैं नहीं कर सकता हूँ वो। तो फिर तब मुझे लगा था कि यार मुझे अंदर से पता था कि यार ये तो क्या है, ये तो इसमें क्या मतलब ये मुझे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन तो थोड़ा सेल्फ डाउट आता है कि यार कि सच में मुझे आता नहीं है क्या काम, इन्होंने ऐसा बोला कि इतने साल से काम कर रहे हैं कि मुझे आता है या नहीं आता है, ये प्रोफेशनलिज्म में ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो फिर मैं जाके देखता था वापस कि सीन वाइज मैंने किया क्या, तो मुझे लगता था कि यार मैं काम तो ठीक किया है, तो ये शायद इन तक नहीं पहुंचा है। वो एपिसोड मैंने छोड़ गया, वो सीरीज छुड़ गई। उसके 2 महीने बाद फिर से आया उनका फोन कि यार प्लीज कर दे, एक एपिसोड है, मतलब आप नहीं करता हूँ, आप जाओ, आपका मेरे से मतलब वो मेरे से नहीं होगा। ये वायरल होने के पहले की बात है कि मैं तब कवर्स वगैरह डालता था, और उनको फिर बाद में कोई मिला नहीं कि जो उतना भी कर पाए, क्योंकि वो सीरीज ही, और फिर बंद हो गई सीरीज। तो सेल्फ डाउट तब आता है कि जब आपको कोई दूसरा जज करता है, लेकिन आपको अंदर से पता होना चाहिए कि नहीं ये मैंने सही किया है। तो लेकिन कॉन्फिडेंस तब आता है कि आपका क्राफ्ट जब पक्का हो, मुझे पता है कि मैंने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, ये प्रैक्टिस करके मैंने इसको ठीक तीखा किया है इस क्राफ्ट को, ये कोई दूसरे के बोलने से कुछ नहीं होता है। और बाद में मुझे पता चला कि जो मुझे फीडबैक दे रहा था वो कोई प्रोड्यूसर था, वो आर्ट से रिलेटेड भी नहीं था, वो चैनल का कोई प्रोड्यूसर था। अच्छा। तो उसको पता भी नहीं था वो क्या बोल रहा है, उसको कोई एडिटर कुछ बोलता था, उसका वो फीडबैक दे रहा था। तो फिर तब से मैं डिसाइड किया कि ये रीजनल टीवी में कुछ नहीं है, मैंने सब छोड़ दिया वो। उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग दिस को थोड़ा सीरियसली लिया फिर। सर जो फिर यंगस्टर सेल्फ डाउट करते हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? कि क्राफ्ट पे मेहनत करो, अपना घिसो आप उस पे थोड़ा, कि सेल्फ डाउट कुछ नहीं होता। सेल्फ डाउट पे कॉन्फिडेंस तब आता है कि जब मैंने सोचा, जो अचीव करने निकला था, जब मैंने ब्लैंक प्रोजेक्ट पे जब शुरू किया कि ये शुरू करूंगा, और ये दिमाग में मेरे फाइनल सॉन्ग बज रहा है, मैं क्रिएटर्स के से बोल रहा हूँ कि फाइनल प्रोडक्ट आपका दिमाग में है कि यार ये ऐसे होना चाहिए, और वैसे आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका क्राफ्ट कहीं कम पड़ा है। क्राफ्ट आप कैसे करोगे? प्रैक्टिस करके। आप सिर्फ, मेरे पास मतलब मेरा डिलीटेड सॉन्ग्स का फोल्डर बहुत बड़ा है अभी, मतलब मैंने जितने गाने बाहर किए उससे 2 गुना 4 गुना ज्यादा गाने मेरे पास है जो मैंने कंप्लीट नहीं किया, बनाए नहीं, क्योंकि हाफ में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मेरा क्राफ्ट सही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी गाने हैं जो मैंने बनाए पूरे, और वो नहीं अच्छा नहीं लगा मुझे तो मैंने बाहर नहीं डाले। लेकिन वो प्रोसेस के थ्रू मैंने सीख लिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप हर काम बाहर डालो, अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए भी करते रहो। सो सेल्फ डाउट कैन बी क्योर्ड विद सेल्फ एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन। यस सर। और अभी एंड अपन औरंगाबाद से करते हैं। औरंगाबाद में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है, म्यूजिक इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो आपके कुछ प्लान्स है क्या, कि जैसे म्यूजिक स्कूल खोलना, या आप कुछ करना चाहते हो क्या सिटी के लिए, कि लोगों की हेल्प हो यहाँ पे? तो मेरा प्लान था पहले कि एक मैं स्कूल खोलूं, और एक बार अपना नाम हो जाए, अपना करियर सेट हो जाए, उसके बाद मैं लोगों को वो सिखाऊं, ये जो क्राफ्ट की बात जो बोल रहा हूँ वो मैं सिखा सकूं। लेकिन मुझे लगता है अभी जैसा सिचुएशन चेंज हुआ है पिछले साल में ना, वो स्कूलिंग वाली कॉन्सेप्ट अभी गई, अभी वो डेटेड हो गई। तो इंस्टेड आई विल स्टार्ट समथिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल ओनली, जिससे सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं, वो सबको ही मैं जितना अपना नॉलेज स्प्रेड कर सकता हूँ। तो उसमें औरंगाबाद के हो सकते हैं लोग, नहीं हो सकते, उनके लिए अपन अलग ये करेंगे, शायद होना चाहिए तो मेंबरशिप अलग, की वो वीडियोस को अवेल कर पाए। तो वैसा करने का सोच रहा हूँ, ताकि क्राफ्ट लोग सीख पाए और इजीली एक्सेसिबल हो। मतलब घर पे बैठ के आप सो के भी मेरा वीडियो देख सकते हो। तो आपको नॉलेज इंपॉर्टेंट है, कि आपको नॉलेज वो समझ आ जाए। वो इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कहीं जाके ऐसे बैठो और बैग लेके जाओ, कहीं कीबोर्ड लेके सीखने जाओ, वो सब अभी वो पुरानी चीजें हो गई। सर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपकमिंग जनरेशन और यंगस्टर्स को? अपकमिंग जनरेशन को तो मैं ये बोलूंगा कि आप अपना अपना पाथ ढूंढिए, डिस्कवर करने का खुद को।
क्योंकि हर किसी का पाथ अलग होता है। मैं आपको कुछ भी बोलूं उस पे मेरे कितना सीरियसली मत लीजिए मुझको। मैं जो बोला आपको वो मेरा पर्सनल जर्नी का एक हिस्सा था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। हो सकता है आपका कुछ अलग हो, तो यू विल हैव टू फाइंड योर ओन वे, खुद को डिस्कवर कीजिए। और प्रैक्टिस तो वो तो कॉमन, आप कोई भी चीज में हो, आप सीए हो या आप डॉक्टर हो या फिजियोथेरेपिस्ट हो या म्यूजिशियन हो, प्रैक्टिस से ही आप उसको ठीक कर पाओगे। आप कितने उसके डिटेल्स में जाते हो और कितना उसको प्रैक्टिस करते हो। तो आर्ट, और क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपको एक दिन में सब आ जाएगा, तो प्रैक्टिस ही आपके हाथ में, सिर्फ प्रैक्टिस है कि आपको रोज उठ के उसको घिसते रहना है, घिसते रहना है, घिसते रहना है, और एक दिन वो चमक जाएगा। सो यही बोलना है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच यश। आपके साथ इंटरेक्ट करके बहुत मजा है, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना इनफॉर्मल होगा। अरे नहीं, अच्छा लगा मुझे भी। और इतने मैं बहुत 1.5 घंटा हमने बात किया, बहुत अच्छा, और अच्छे बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे मुझे, तो थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि जनरली क्या होता है, बहुत स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं सब। ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे। नहीं सर, आप इतना बिजी शेड्यूल से आपके टाइम निकाला, मतलब आपको होप पसंद आया हमारा इनिशिएटिव। यस डेफिनेटली। और ये मतलब ये फॉर्मेट अच्छा लगा मुझे, जिसमें सब तुमने टॉपिक्स कवर किए, और मुझे ये नहीं पूछा कि कुछ इंटरव्यूज में, क्योंकि मैं बहुत इंटरव्यूज दिया लास्ट 1 साल में, तो कुछ इंटरव्यूज में बोलते हैं कि बताइए आपको कैसा लग रहा है। तो अभी अच्छा ही लगेगा, ऑफ कोर्स अवार्ड मिला तो अच्छा ही लगेगा। तो वो छोड़कर तुमने बात की, और आई होप कि मेरे कॉन्वर्सेशन से हमने जो अभी बात की उससे किसी को कुछ हेल्प हो, तो हेल्प हो जाए तो बहुत बढ़िया और अच्छी बात हो जाएगी। सर हमारा वही इंटेंशन था कि आपकी जर्नी से किसी को कुछ वैल्यू मिले, तो वो मतलब एक बंदे की लाइफ भी चेंज होती है तो कितना हमारे लिए बड़ी बात है। एब्सोल्युटली। हाँ सर, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर। थैंक यू विकासा फॉर हैविंग मी, और थैंक यू यश, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे तुमने। थैंक यू सर। Sir, also thank you everyone for joining with us. Let's see you in the next episode of Mike and Mike with Aurangabad Vikasa. Signing off for now, your Vice Chairman Yash Jaiswal. Thank you.